अभी इस पल जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, आपका मस्तिष्क एक अविश्वसनीय धोखा कर रहा है। वो आपको विश्वास दिला रहा है कि समय बीत रहा है, कि अतीत जा चुका है, भविष्य आने वाला है और वर्तमान इस क्षण में मौजूद है। लेकिन 2003 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी जूलियन बारबोर ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि समय वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है। यह केवल एक भ्रम है जो हमारी चेतना द्वारा निर्मित किया गया है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि क्वांटम भौतिकी के समीकरण उनकी बात की पुष्टि करते हैं। जब वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सबसे मौलिक नियमों को लिखते हैं तो समय का चिन्ह पूरी तरह से गायब हो जाता है। यह ऐसा है जैसे प्रकृति हमें बता रही हो कि समय केवल एक कहानी है, एक भ्रम है, एक माया है। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल पुस्तकालय में खड़े हैं। इस पुस्तकालय में अनगिनत किताबें हैं और हर किताब ब्रह्मांड के एक क्षण का वर्णन करती है। एक किताब में आप बच्चे हैं, अपनी मां की गोद में। दूसरी किताब में आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तीसरी किताब में आप बूढ़े हैं, अपने पोते पोतियों के साथ। अब यहां चौंकाने वाली बात है, ये सभी किताबें एक साथ मौजूद हैं। कोई भी किताब दूसरी से ज्यादा वास्तविक नहीं है। आपका बचपन उतना ही वास्तविक है जितना आपका वर्तमान। आपका भविष्य पहले से ही कहीं मौजूद है, एक अलग किताब में, उसी पुस्तकालय में। यह केवल एक रूपक नहीं है, यह वही है जो आधुनिक भौतिकी हमें बता रही है। इसे ब्लॉक यूनिवर्स कहा जाता है और यह हमारी समय की समझ को पूरी तरह से उलट देता है। लेकिन अगर समय एक भ्रम है तो हम इसे इतनी स्पष्टता से क्यों महसूस करते हैं? हम क्यों देखते हैं कि चीजें बदलती हैं, कि कारण प्रभाव से पहले आता है, कि हम अतीत को याद कर सकते हैं लेकिन भविष्य को नहीं? इन सवालों के जवाब हमें भौतिकी की सबसे गहरी पहेलियों में से एक की ओर ले जाते हैं। एक ऐसी पहेली जिसने आइंस्टाइन को परेशान किया, जिसने स्टीफन हॉकिंग को चुनौती दी और जो आज भी दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को उलझा रही है। यह पहेली है समय की समस्या, और इसका समाधान हमारी वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हर चीज को बदल सकता है। आइए एक प्रयोग से शुरू करें जो 2007 में जिनेवा में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में किया गया था। वैज्ञानिकों ने 2 उप परमाणु कणों को उलझा दिया, फिर उन्हें अलग कर दिया। एक कण को स्विट्जरलैंड में रखा गया, दूसरे को 18 किलोमीटर दूर फ्रांस में भेजा गया। फिर उन्होंने पहले कण को मापा और उसी क्षण दूसरा कण बदल गया, तुरंत, बिना किसी देरी के। यह प्रकाश की गति से भी तेज था, जो आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार असंभव है। लेकिन यहां सबसे अजीब बात है, जब वैज्ञानिकों ने इस घटना के गणितीय समीकरणों को लिखा तो उन्हें पता चला कि समय का चिन्ह मायने नहीं रखता। समीकरण उतने ही अच्छे से काम करते हैं चाहे आप समय को आगे चलाएं या पीछे। यह ऐसा है जैसे क्वांटम स्तर पर समय की दिशा का कोई अर्थ ही नहीं है। यह केवल एक अजीब प्रयोग नहीं है, यह एक गहरी समस्या की ओर इशारा करता है जो भौतिकी के केंद्र में है। जब आप सामान्य सापेक्षता के समीकरणों को क्वांटम यांत्रिकी के समीकरणों के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं तो कुछ अजीब होता है। समय गायब हो जाता है, पूरी तरह से। इसे व्हीलर डिविड समीकरण कहा जाता है और ये 2022 तक भौतिकी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बना हुआ है। यह समीकरण ब्रह्मांड का वर्णन करता है, लेकिन इसमें समय के लिए कोई चर नहीं है। ये ऐसा है जैसे गणित हमें बता रहा है कि मौलिक स्तर पर समय अस्तित्व में ही नहीं है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। स्क्रीन पर पात्र चलते हैं, बात करते हैं, समय के साथ बदलते हैं। लेकिन फिल्म रील पर सभी फ्रेम एक साथ मौजूद हैं। पहला दृश्य, अंतिम दृश्य और बीच की हर चीज एक साथ है। कोई भी फ्रेम दूसरे से ज्यादा वास्तविक नहीं है। समय का भ्रम केवल तब बनता है जब आप फिल्म को चलाते हैं, जब आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पर जाते हैं। भौतिकी हमें बता रही है कि ब्रह्मांड इसी तरह काम कर सकता है। सभी क्षण एक साथ मौजूद हैं और समय का अनुभव केवल हमारी चेतना का एक तरीका है इन क्षणों के माध्यम से चलने का। यह विचार नया नहीं है। हजारों साल पहले वैदिक दार्शनिकों ने काल के बारे में बात की, समय के बारे में, और उन्होंने कहा कि यह माया का हिस्सा है, भ्रम का। उन्होंने कहा कि वास्तविकता कालातीत है,
कि अतीत, वर्तमान और भविष्य केवल हमारे सीमित दृष्टिकोण के निर्माण हैं। बौद्ध दार्शनिकों ने भी इसी तरह की बात कही। उन्होंने शाश्वत वर्तमान के बारे में बात की, इस विचार के बारे में कि केवल अभी मौजूद है और समय केवल मन का एक निर्माण है। लेकिन अब 21वीं सदी में आधुनिक भौतिकी इन प्राचीन अंतर्दृष्टियों की पुष्टि कर रही है, न केवल दर्शन के माध्यम से बल्कि गणित और प्रयोगों के माध्यम से। आइए गहराई से देखें कि यह कैसे काम करता है। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित किया, तो उन्होंने दिखाया कि समय और स्थान अलग चीजें नहीं हैं। वे एक ही चीज के हिस्से हैं जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। और स्पेस टाइम लचीला है। यह द्रव्यमान और ऊर्जा की उपस्थिति में मुड़ता है और झुकता है। जब आप पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो समय थोड़ा धीमा चलता है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान स्पेस टाइम को मोड़ता है। अगर आप एक पहाड़ की चोटी पर जाते हैं तो समय थोड़ा तेज चलता है। यह अंतर बहुत छोटा है, लेकिन यह मापने योग्य है। वास्तव में जीपीएस उपग्रहों को इस प्रभाव के लिए समायोजित करना पड़ता है, अन्यथा वे गलत स्थान दिखाएंगे। लेकिन यहाँ वास्तव में चौंकाने वाली बात है। आइंस्टाइन के समीकरणों में समय की कोई विशेष दिशा नहीं है। समीकरण उतने ही अच्छे से काम करते हैं चाहे समय आगे बढ़े या पीछे। भौतिकी के नियम समय सममित हैं। तो फिर हम क्यों अनुभव करते हैं कि समय केवल एक दिशा में बहता है? हम क्यों याद करते हैं अतीत को लेकिन भविष्य को नहीं? हम क्यों देखते हैं कि अंडे टूटते हैं लेकिन कभी अपने आप जुड़ते नहीं? इस पहेली का जवाब एंट्रोपी नामक किसी चीज में निहित है, और यह हमें समय के तीर की ओर ले जाता है। एंट्रोपी अव्यवस्था का एक माप है। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहता है कि एक बंद प्रणाली में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। चीजें व्यवस्थित से अव्यवस्थित की ओर बढ़ती हैं। एक साफ कमरा गंदा हो जाता है। एक गर्म कप चाय ठंडी हो जाती है। एक जीवित शरीर अंततः मर जाता है और सड़ जाता है। यह एंट्रोपी की वृद्धि है, और ये हमें समय की दिशा का एहसास देती है। हम कहते हैं कि समय आगे बढ़ता है क्योंकि एंट्रोपी बढ़ती है, लेकिन यहाँ समस्या है। एंट्रोपी एक सांख्यिकीय अवधारणा है। यह व्यक्तिगत कणों के बारे में नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में कणों के बारे में है, और व्यक्तिगत कणों के स्तर पर भौतिकी के नियम समय समित हैं। तो समय का तीर वास्तव में मौलिक नहीं है। यह एक उभरती हुई घटना है, कुछ ऐसा जो केवल तब प्रकट होता है जब आप बड़ी संख्या में कणों को देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक फिल्म को उल्टा चला रहे हैं। आप देखते हैं कि टूटे हुए अंडे अपने आप जुड़ जाते हैं, गिरे हुए पत्ते पेड़ों पर वापस उड़ जाते हैं, बूढ़े लोग युवा हो जाते हैं। यह अजीब लगता है क्योंकि यह एंट्रोपी की वृद्धि के विपरीत है। लेकिन भौतिकी के मौलिक नियमों के दृष्टिकोण से उल्टी फिल्म उतनी ही वैध है जितनी आगे की फिल्म। व्यक्तिगत कणों के लिए कोई नियम नहीं है जो कहता है कि समय केवल एक दिशा में बह सकता है। समय का तीर केवल एक सांख्यिकीय घटना है, कुछ ऐसा जो तब होता है जब आपके पास अरबों अरबों कण एक साथ काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ वास्तव में गहरा सवाल है। अगर एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है तो इसका मतलब है कि अतीत में एंट्रोपी कम थी, और अगर आप समय में पर्याप्त पीछे जाते हैं तो आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां एंट्रोपी बेहद कम थी। वो बिंदु बिग बैंग है, ब्रह्मांड की शुरुआत। लगभग 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय रूप से गर्म, घने और व्यवस्थित अवस्था में था, और तब से यह विस्तार कर रहा है, ठंडा हो रहा है और अधिक अव्यवस्थित हो रहा है। एंट्रोपी बढ़ रही है, और यही हमें समय की दिशा का एहसास देती है। लेकिन यहां पहेली है, बिग बैंग में एंट्रोपी इतनी कम क्यों थी? यह एक गहरा सवाल है और इसका कोई अच्छा जवाब नहीं है। कुछ भौतिक विज्ञानी कहते हैं कि यह केवल एक संयोग था, एक भाग्यशाली दुर्घटना। अन्य कहते हैं कि यहां कुछ गहरा चल रहा है, कुछ ऐसा जो हम अभी तक नहीं समझते हैं। यह हमें क्वांटम गुरुत्वाकर्षण की समस्या की ओर ले जाता है। सामान्य सापेक्षता बड़ी चीजों का वर्णन करती है, ग्रहों, सितारों, आकाश गंगाओं का। क्वांटम यांत्रिकी छोटी चीजों का वर्णन करती है, परमाणुओं, इलेक्ट्रॉनों, फोटोनों का। लेकिन जब आप इन दो सिद्धांतों को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं तो वे टकरा जाते हैं। वे असंगत हैं
और इस असंगति के केंद्र में समय की समस्या है। जब आप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के समीकरण लिखते हैं तो समय गायब हो जाता है। यह व्हीलर डीविड समीकरण है, जिसे 1967 में जॉन व्हीलर और ब्राइस डीविड द्वारा विकसित किया गया था। यह समीकरण ब्रह्मांड की क्वांटम अवस्था का वर्णन करता है, लेकिन इसमें समय के लिए कोई चर नहीं है। यह एक कालातीत समीकरण है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हो सकता है कि समय मौलिक नहीं है। यह एक उभरती हुई संपत्ति है, कुछ ऐसा जो अधिक बुनियादी चीजों से उत्पन्न होता है। कल्पना कीजिए कि आप पानी को देख रहे हैं। पानी गीला, तरल, पारदर्शी है। लेकिन अगर आप करीब से देखें तो आप देखेंगे कि पानी अणुओं से बना है और व्यक्तिगत अणु गीले या तरल नहीं हैं। गीलापन और तरलता उभरती हुई गुण हैं जो तब प्रकट होते हैं जब आपके पास बड़ी संख्या में अणु एक साथ होते हैं। उसी तरह समय एक उभरती हुई संपत्ति हो सकती है जो तब प्रकट होती है जब आप ब्रह्मांड को एक निश्चित पैमाने पर देखते हैं। मौलिक स्तर पर, क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के स्तर पर समय अस्तित्व में नहीं हो सकता है। यह विचार कार्लो रोवेली द्वारा विकसित किया गया है, जो इटली के एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी हैं जो लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण पर काम करते हैं। 2017 में उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका शीर्षक था द ऑर्डर ऑफ टाइम, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि समय एक भ्रम है, एक उभरती हुई घटना जो एंट्रोपी और हमारी सीमित दृष्टि से उत्पन्न होती है। रोवेली कहते हैं कि मौलिक स्तर पर ब्रह्मांड कालातीत है। घटनाएं होती हैं, लेकिन वे समय में नहीं होती। वे केवल एक दूसरे के संबंध में होती हैं। समय केवल तब प्रकट होता है जब हम ब्रह्मांड को एक मैक्रोस्कोपिक पैमाने पर देखते हैं, जब हम बड़ी संख्या में कणों के साथ बातचीत करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल जाल में हैं, जहां हर गांठ एक घटना है। गांठें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कोई केंद्रीय घड़ी नहीं है जो सभी के लिए समय को मापती है। प्रत्येक गांठ का अपना स्थानीय समय है, जो उसके पड़ोसियों के साथ उसकी बातचीत से निर्धारित होता है। ये वही है जो लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण सुझाता है। स्पेस टाइम स्वयं क्वांटम है, छोटे लूप से बना है, और समय इन लूप के बीच संबंधों से उभरता है। कोई पूर्ण समय नहीं है, कोई सार्वभौमिक घड़ी नहीं है, केवल स्थानीय सापेक्ष समय है। यह विचार ब्लॉक यूनिवर्स की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। ब्लॉक यूनिवर्स में अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक साथ मौजूद हैं। ब्रह्मांड एक 4 आयामी ब्लॉक है, जहां समय चौथा आयाम है, स्थान के 3 आयामों की तरह। जब आप इस ब्लॉक को देखते हैं तो आप सभी घटनाओं को एक साथ देखते हैं। आपका जन्म, आपका वर्तमान क्षण, आपकी मृत्यु, सब कुछ एक साथ मौजूद है। समय का भ्रम केवल तब उत्पन्न होता है जब आप इस ब्लॉक के माध्यम से एक विशेष पथ का अनुसरण करते हैं, जब आप एक क्षण से दूसरे क्षण की ओर बढ़ते हैं। लेकिन ब्लॉक के दृष्टिकोण से सभी क्षण समान रूप से वास्तविक हैं। यह अवधारणा पहली बार हरमन मिन्कोव्स्की द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक पूर्व शिक्षक थे। 1908 में मिन्कोव्स्की ने दिखाया कि सापेक्षता का विशेष सिद्धांत स्वाभाविक रूप से एक 4 आयामी स्पेस टाइम की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि समय और स्थान अलग नहीं है, बल्कि एक ही चीज के पहलू हैं, और इस 4 आयामी दृष्टिकोण से अतीत और भविष्य के बीच का अंतर केवल एक भ्रम है। सब कुछ पहले से ही मौजूद है, एक शाश्वत अब में। लेकिन अगर सब कुछ पहले से ही मौजूद है तो स्वतंत्र इच्छा का क्या होगा? अगर भविष्य पहले से ही निर्धारित है तो क्या हमारे पास वास्तव में विकल्प हैं? यह एक गहरा दार्शनिक सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। कुछ भौतिक विज्ञानी कहते हैं कि ब्लॉक यूनिवर्स का मतलब है कि स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है। अन्य कहते हैं कि स्वतंत्र इच्छा अभी भी संभव है, भले ही भविष्य पहले से ही किसी अर्थ में मौजूद हो। वे तर्क देते हैं कि स्वतंत्र इच्छा हमारे निर्णयों की अप्रत्याशितता के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेने की हमारी क्षमता के बारे में है। भले ही भविष्य पहले से ही मौजूद हो, हम अभी भी उन एजेंट हैं जो उस भविष्य को बनाते हैं। ये हमें चेतना की भूमिका की ओर ले जाता है। अगर समय एक भ्रम है तो ये भ्रम कहाँ से आता है? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये चेतना से आता है।
हमारे अनुभव करने की क्षमता से, याद रखने की क्षमता से, भविष्य की कल्पना करने की क्षमता से। हमारा मस्तिष्क एक समय मशीन है जो लगातार अतीत से जानकारी लेता है और भविष्य के बारे में भविष्यवाणियां करता है, और इस प्रक्रिया में यह समय के प्रवाह का भ्रम पैदा करता है। लेकिन यह भ्रम इतना शक्तिशाली है, इतना सर्वव्यापी है कि हम इसे वास्तविकता समझ लेते हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के न्यूरोसाइंटिस्ट डीन बोनोमानो ने 2017 में दिखाया कि हमारा मस्तिष्क समय को सक्रिय रूप से बनाता है। उन्होंने पाया कि मस्तिष्क में कोई केंद्रीय घड़ी नहीं है। इसके बजाय विभिन्न मस्तिष्क क्षेत्र अपने स्वयं के स्थानीय समय को बनाते हैं, और ये स्थानीय समय एक साथ मिलकर हमारे समय के एकीकृत अनुभव को बनाते हैं। यह ऐसा है जैसे हमारा मस्तिष्क एक ऑर्केस्ट्रा है, जहां प्रत्येक वाद्य यंत्र अपनी धुन बजाता है, और ये धुनें एक साथ मिलकर एक सिम्फनी बनाती हैं, समय की सिम्फनी। लेकिन यहाँ वास्तव में चौंकाने वाली बात है, हमारा मस्तिष्क केवल समय को मापता नहीं है, यह समय को विकृत करता है। जब आप खतरे में होते हैं तो समय धीमा हो जाता है। जब आप मजे कर रहे होते हैं तो समय तेज हो जाता है। जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तो समय लगभग रुक सकता है। ये केवल व्यक्तिपरक अनुभव नहीं है, ये वास्तविक न्यूरोलॉजिकल घटनाएं हैं। आपका मस्तिष्क समय की धारणा को बदल रहा है, इसे तेज या धीमा कर रहा है, इसे आपकी जरूरतों के अनुसार ढाल रहा है। यह दिखाता है कि समय केवल एक बाहरी वास्तविकता नहीं है जिसे हम मापते हैं। यह एक आंतरिक निर्माण है, कुछ ऐसा जो हमारा मस्तिष्क सक्रिय रूप से बनाता है। अब आइए इसे एक और कदम आगे ले जाएं। अगर समय हमारी चेतना द्वारा बनाया गया है, तो क्या यह संभव है कि विभिन्न प्राणी समय का अलग तरह से अनुभव करें? एक मक्खी समय को हमसे अलग तरह से देखती है। उसके लिए हमारी गतिविधियां धीमी गति में होती हैं। यही कारण है कि मक्खी को मारना इतना मुश्किल है। मक्खी का मस्तिष्क समय को तेजी से संसाधित करता है, इसलिए उसके पास प्रतिक्रिया करने के लिए अधिक समय होता है। एक कछुआ समय को और भी धीमे अनुभव करता है, उसके लिए दुनिया तेज गति में चलती है। और एक पेड़ समय को इतनी धीमी गति से अनुभव करता है कि एक मानव जीवन काल केवल एक पल की तरह लग सकता है। यह हमें एक गहरे सवाल की ओर ले जाता है। अगर विभिन्न प्राणी समय का अलग तरह से अनुभव करते हैं, तो वास्तविक समय क्या है? क्या कोई उद्देश्य समय है, या समय केवल एक व्यक्तिपरक अनुभव है? भौतिकी हमें बताती है कि कोई पूर्ण समय नहीं है। आइंस्टाइन ने दिखाया कि समय सापेक्ष है, कि यह आपकी गति और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पर निर्भर करता है। दो लोग जो विभिन्न गतियों से चल रहे हैं, वे समय को अलग तरह से अनुभव करेंगे। एक व्यक्ति के लिए 1 घंटा दूसरे व्यक्ति के लिए 2 घंटे हो सकता है। यह केवल एक सैद्धांतिक संभावना नहीं है, यह एक सिद्ध तथ्य है जिसे परमाणु घड़ियों और तेज गति से चलने वाले विमानों के साथ प्रयोगों में मापा गया है। तो अगर समय सापेक्ष है, अगर यह चेतना द्वारा बनाया गया है, अगर यह क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के समीकरणों से गायब हो जाता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि समय एक भ्रम है? जूलियन बारबोर कहते हैं, हाँ। उनकी पुस्तक द एंड ऑफ टाइम में, जो 1999 में प्रकाशित हुई थी, बारबोर तर्क देते हैं कि समय अस्तित्व में नहीं है। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड नाउस का एक संग्रह है, क्षणों का एक संग्रह है, और प्रत्येक नाव स्वतंत्र रूप से मौजूद है। समय का भ्रम इन नाउस के बीच संबंधों से उत्पन्न होता है, जिस तरह से वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन मौलिक रूप से कोई समय नहीं है, केवल नाउस हैं। यह विचार प्राचीन भारतीय दर्शन में पाए जाने वाले विचारों के साथ गूंजता है। उपनिषदों में यह कहा गया है कि ब्रह्म परम वास्तविकता कालातीत है। यह समय से परे है, परिवर्तन से परे है। जो कुछ भी समय में होता है वह माया का हिस्सा है, भ्रम का। वास्तविक वास्तविकता शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, कालातीत है। बौद्ध दर्शन में भी इसी तरह के विचार हैं। नागार्जुन, 2वीं शताब्दी के बौद्ध दार्शनिक, ने तर्क दिया कि समय एक अवधारणात्मक निर्माण है। उन्होंने कहा कि अतीत अब मौजूद नहीं है, भविष्य अभी तक मौजूद नहीं है, और वर्तमान एक क्षणभंगुर क्षण है जो पकड़ में नहीं आता। तो समय वास्तव में क्या है? यह केवल एक अवधारणा है, एक मानसिक निर्माण है। लेकिन अगर समय एक भ्रम है, तो इसका हमारे जीवन के लिए क्या मतलब है?
इसका मतलब ये नहीं है कि हमें समय की परवाह नहीं करनी चाहिए। हम अभी भी समय में जीते हैं, हम अभी भी समय का अनुभव करते हैं और वह अनुभव वास्तविक है। लेकिन ये हमें एक अलग दृष्टिकोण दे सकता है। अगर अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक साथ मौजूद हैं, तो शायद हमें अतीत के बारे में इतना चिंतित नहीं होना चाहिए या भविष्य के बारे में इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। शायद हमें वर्तमान क्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इस नाव पर, क्योंकि यह वास्तव में सब कुछ है जो हमारे पास है। यह विचार माइंडफुलनेस और ध्यान प्रथाओं के केंद्र में है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप अतीत के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, आप भविष्य के बारे में चिंता करना बंद कर देते हैं और आप बस अभी में होते हैं। और उस अवस्था में समय का भ्रम गिर सकता है। आप एक कालातीत अवस्था का अनुभव कर सकते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां अतीत और भविष्य अप्रासंगिक हो जाते हैं। यह केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, यह एक न्यूरोलॉजिकल अनुभव है। अध्ययनों से पता चला है कि ध्यान के दौरान मस्तिष्क के वे क्षेत्र जो समय की धारणा के लिए जिम्मेदार हैं, कम सक्रिय हो जाते हैं। यह ऐसा है जैसे मस्तिष्क समय बनाना बंद कर देता है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक प्रयोगशाला में हैं, जहां वैज्ञानिक एक असाधारण प्रयोग कर रहे हैं। वे एक फोटॉन, प्रकाश का एक कण, 2 स्लिट के माध्यम से भेज रहे हैं। जब कोई नहीं देख रहा होता, तो फोटॉन दोनों स्लिट से एक साथ गुजरता है, एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जब कोई देखता है, तो फोटॉन केवल एक स्लिट से गुजरता है, एक कण की तरह व्यवहार करता है। यह प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग है, जिसे पहली बार 1901 में थॉमस यंग द्वारा किया गया था। लेकिन 2007 में इजराइल के वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग में एक मोड़ जोड़ा। उन्होंने फोटॉन के गुजरने के बाद निर्णय लिया कि उसे मापना है या नहीं, और आश्चर्यजनक रूप से फोटॉन का व्यवहार बदल गया। पीछे की ओर समय में यह ऐसा था जैसे भविष्य अतीत को प्रभावित कर रहा था। इस प्रयोग को विलंबित पसंद प्रयोग कहा जाता है और ये समय की हमारी समझ को चुनौती देता है। अगर भविष्य अतीत को प्रभावित कर सकता है, तो कारण और प्रभाव का क्या होता है? अगर प्रभाव कारण से पहले आ सकता है, तो समय का तीर कहाँ है? क्वांटम यांत्रिकी हमें बताती है कि मौलिक स्तर पर समय की दिशा उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी हम सोचते हैं। कण भविष्य से अतीत की ओर संकेत भेज सकते हैं। घटनाएं एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं, भले ही वे समय में अलग हों। यह ऐसा है जैसे क्वांटम दुनिया में समय एक द्विदिशात्मक सड़क है, न कि एक दिशात्मक नदी। लेकिन यह केवल सैद्धांतिक भौतिकी नहीं है, इसके वास्तविक परिणाम हैं। 2012 में ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया, जहां उन्होंने हीलियम परमाणुओं को एक लेजर जाल में फंसाया। फिर उन्होंने जाल को अचानक हटा दिया और देखा कि परमाणु कैसे व्यवहार करते हैं। उन्होंने पाया कि परमाणुओं का व्यवहार इस बात पर निर्भर करता था कि वे भविष्य में कैसे मापे जाएंगे। ये ऐसा था जैसे परमाणु भविष्य को जानते थे और उसके अनुसार व्यवहार कर रहे थे। यह प्रयोग दिखाता है कि क्वांटम स्तर पर भविष्य और अतीत के बीच की सीमा धुंधली है। समय एक निश्चित, एक दिशात्मक प्रवाह नहीं है। ये कुछ अधिक जटिल है, कुछ अधिक रहस्यमय है। अब आइए एक और गहरी पहेली की ओर बढ़ें, क्वांटम उलझाव। जब 2 कण उलझ जाते हैं तो वे एक एकल प्रणाली बन जाते हैं, भले ही वे ब्रह्मांड के विपरीत छोर पर हों। अगर आप एक कण को मापते हैं तो दूसरा कण तुरंत प्रभावित होता है। आइंस्टाइन ने इसे भूतिया क्रिया कहा और उन्हें यह पसंद नहीं था, क्योंकि यह प्रकाश की गति की सीमा का उल्लंघन करता प्रतीत होता था। लेकिन प्रयोगों ने बार बार दिखाया है कि क्वांटम उलझाव वास्तविक है। 2015 में नीदरलैंड के डेल्फ्ट विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक निर्णायक प्रयोग किया, जिसने साबित किया कि उलझे हुए कण वास्तव में तुरंत संचार करते हैं, बिना किसी छिपे हुए चर के। लेकिन यहाँ वास्तव में चौंकाने वाली बात है, जब आप क्वांटम उलझाव के गणित को देखते हैं तो समय का चर मायने नहीं रखता। समीकरण समय सममित हैं। यह ऐसा है जैसे उलझे हुए कण समय के बाहर संचार कर रहे हैं। वे एक ऐसे क्षेत्र में मौजूद हैं जहां अतीत और भविष्य का कोई अर्थ नहीं है। कुछ भौतिक विज्ञानी कहते हैं कि यह इसलिए है क्योंकि क्वांटम स्तर पर स्पेस टाइम स्वयं टूट जाता है।
स्थान और समय के बीच का अंतर गायब हो जाता है। सब कुछ एक एकल कालातीत वास्तविकता में विलीन हो जाता है। यह विचार हमें स्ट्रिंग सिद्धांत की ओर ले जाता है, जो भौतिकी के सबसे महत्वाकांक्षी सिद्धांतों में से एक है। स्ट्रिंग सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड की सबसे मौलिक इकाइयां कण नहीं हैं, बल्कि छोटी कंपन करने वाली स्ट्रिंग हैं। ये स्ट्रिंग विभिन्न आवृत्तियों पर कंपन करती हैं और ये कंपन विभिन्न कणों को बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक तरह से कंपन करने वाली स्ट्रिंग है, एक फोटॉन दूसरे तरीके से कंपन करने वाली स्ट्रिंग है। लेकिन यहां दिलचस्प बात है, स्ट्रिंग सिद्धांत को काम करने के लिए आपको अतिरिक्त आयामों की आवश्यकता होती है। केवल 3 स्थानिक आयाम और एक समय आयाम नहीं, बल्कि 10 या 11 आयाम। और इन अतिरिक्त आयामों में समय की अवधारणा और भी अजीब हो जाती है। कल्पना कीजिए कि आप एक चींटी हैं जो एक बगीचे की नली पर चल रही है। आपके लिए नली एक आयामी रेखा की तरह लगती है। आप केवल आगे या पीछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप करीब से देखें तो आप देखेंगे कि नली वास्तव में 2 आयामी है। इसकी एक सतह है जो नली के चारों ओर घूमती है। उसी तरह स्ट्रिंग सिद्धांत कहता है कि हमारा ब्रह्मांड अतिरिक्त आयामों से भरा हो सकता है, जो इतने छोटे हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते। और इन आयामों में समय अलग तरह से व्यवहार कर सकता है। कुछ सिद्धांतों में समय स्वयं एक उभरती हुई संपत्ति है, जो इन अतिरिक्त आयामों की ज्यामिति से उत्पन्न होती है। 2006 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी शॉन कैरल ने एक दिलचस्प विचार प्रस्तावित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि समय का तीर एंट्रोपी से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की क्वांटम अवस्था से आता है। उन्होंने कहा कि बिग बैंग के समय ब्रह्मांड एक विशेष क्वांटम अवस्था में था, एक ऐसी अवस्था जिसमें बहुत कम एंट्रोपी थी। और जैसे जैसे ब्रह्मांड विकसित हुआ, यह क्वांटम अवस्था बदल गई और एंट्रोपी बढ़ी। लेकिन यह परिवर्तन केवल एक दिशा में नहीं हुआ। कैरोल का सुझाव है कि हमारा ब्रह्मांड एक बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा हो सकता है, जहां विभिन्न ब्रह्मांडों में समय विभिन्न दिशाओं में बहता है। कुछ ब्रह्मांडों में समय आगे बढ़ता है, अन्य में यह पीछे बढ़ता है, और कुछ में यह बिल्कुल नहीं बढ़ता। यह विचार हमें मल्टीवर्स की अवधारणा की ओर ले जाता है। मल्टीवर्स सिद्धांत कहता है कि हमारा ब्रह्मांड केवल एक ही नहीं है, अनगिनत ब्रह्मांड हैं, प्रत्येक अपने स्वयं के भौतिकी के नियमों के साथ, अपने स्वयं के स्थिरांकों के साथ, अपने स्वयं के समय के साथ। कुछ ब्रह्मांडों में समय हमारे जैसा ही है, अन्य में ये पूरी तरह से अलग है। और कुछ ब्रह्मांडों में समय बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं हो सकता है। ये केवल विज्ञान कथा नहीं है, ये गंभीर वैज्ञानिक सिद्धांत है जो क्वांटम यांत्रिकी और कॉस्मोलॉजी के समीकरणों से उत्पन्न होता है। लेकिन अगर अनगिनत ब्रह्मांड हैं, तो हम इस विशेष ब्रह्मांड में क्यों हैं, जहां समय इस तरह से व्यवहार करता है? इसका उत्तर एंथ्रोपिक सिद्धांत में निहित हो सकता है। एंथ्रोपिक सिद्धांत कहता है कि हम इस ब्रह्मांड में हैं क्योंकि यह एकमात्र प्रकार का ब्रह्मांड है जो हमारे जैसे जीवन का समर्थन कर सकता है। अगर समय अलग तरह से व्यवहार करता, अगर भौतिकी के नियम अलग होते, तो हम अस्तित्व में नहीं होते। तो यह कोई संयोग नहीं है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में हैं जहां समय आगे बढ़ता है, जहां एंट्रोपी बढ़ती है, जहां कारण प्रभाव से पहले आता है। यह एकमात्र प्रकार का ब्रह्मांड है जहां हम प्रश्न पूछ सकते हैं। अब आइए एक और पहलू पर विचार करें, ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे चरम वस्तुएं हैं। वे इतने घने हैं कि उनका गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को भी बचने नहीं देता। और ब्लैक होल के पास समय अजीब तरीके से व्यवहार करता है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब जाते हैं, समय धीमा हो जाता है। अगर आप ब्लैक होल के घटना क्षितिज के पास खड़े हो सकते हैं और बाहर की ओर देख सकते हैं, तो आप ब्रह्मांड को तेज गति से विकसित होते हुए देखेंगे। सितारे जन्म लेंगे और मरेंगे, आकाश गंगाएं टकराएंगी और विलीन होंगी। अरबों साल कुछ ही मिनटों में गुजर जाएंगे। और अगर आप घटना क्षितिज को पार करते हैं, तो समय और स्थान अपनी भूमिकाएं बदल लेते हैं। आप अब स्थान में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप समय में आगे बढ़ रहे हैं, सीधे ब्लैक होल के केंद्र की ओर, विलक्षणता की ओर। विलक्षणता वो बिंदु है जहां भौतिकी के सभी नियम टूट जाते हैं, घनत्व अनंत हो जाता है, स्पेस टाइम की वक्रता अनंत हो जाती है, और समय
समय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कुछ भौतिक विज्ञानी कहते हैं कि विलक्षणता में समय समाप्त हो जाता है। अन्य कहते हैं कि यह एक नए रूप में बदल जाता है, कुछ ऐसा जिसे हम समझ नहीं सकते। लेकिन एक बात स्पष्ट है, ब्लैक होल हमें दिखाते हैं कि समय पूर्ण नहीं है। ये लचीला है, परिवर्तनशील है और चरम परिस्थितियों में ये पूरी तरह से टूट सकता है। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार ब्लैक होल की छवि ली। ये छवि मेसियर 87 आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल की थी, जो पृथ्वी से 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। छवि ने एक चमकदार रिंग दिखाई, जो ब्लैक होल के चारों ओर घूमते हुए गर्म गैस से बनी थी। लेकिन रिंग के केंद्र में एक काली छाया थी, घटना क्षितिज, वो बिंदु जहां से कोई वापसी नहीं है। और उस छाया के अंदर समय का क्या होता है, हम नहीं जानते। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, ब्लैक होल हमें याद दिलाते हैं कि समय एक रहस्य है, एक पहेली है जिसे हम अभी भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए एक और दिलचस्प विचार पर विचार करें, होलोग्राफिक सिद्धांत। 1993 में भौतिक विज्ञानी जेरार्ड टी हूफ्ट और लियोनार्ड सस्किंड ने एक चौंकाने वाला विचार प्रस्तावित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि हमारा 3 आयामी ब्रह्मांड वास्तव में एक 2 आयामी सतह पर एन्कोड की गई जानकारी का एक होलोग्राम हो सकता है। यह ऐसा है जैसे हम एक विशाल होलोग्राफिक प्रक्षेपण के अंदर रह रहे हैं और वास्तविक जानकारी ब्रह्मांड की सीमा पर एक दूर की सतह पर संग्रहित है। और इस होलोग्राफिक दृष्टिकोण से समय एक उभरती हुई संपत्ति हो सकती है, कुछ ऐसा जो तब प्रकट होता है जब आप 2 आयामी जानकारी को 3 आयामी स्थान में प्रोजेक्ट करते हैं। यह विचार अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे गंभीर गणित है। 2015 में जापान के इबाराकी विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानियों ने कंप्यूटर सिमुलेशन चलाए, जिन्होंने दिखाया कि एक 2 आयामी क्वांटम प्रणाली एक 3 आयामी ब्रह्मांड को जंग दे सकती है, गुरुत्वाकर्षण सहित। यह होलोग्राफिक सिद्धांत के लिए मजबूत समर्थन था। और अगर होलोग्राफिक सिद्धांत सही है, तो इसका मतलब है कि समय स्थान की तरह एक भ्रम हो सकता है। वास्तविक वास्तविकता 2 आयामी हो सकती है, और समय केवल तब प्रकट होता है जब हम इस वास्तविकता को 3 आयामों में देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक फिल्म स्क्रीन देख रहे हैं। स्क्रीन 2 आयामी है, लेकिन छवियां 3 आयामी गहराई का भ्रम पैदा करती हैं। पात्र आगे और पीछे चलते प्रतीत होते हैं, भले ही वे वास्तव में एक सपाट सतह पर हैं। उसी तरह होलोग्राफिक सिद्धांत कहता है कि हमारा ब्रह्मांड एक प्रक्षेपण हो सकता है और समय उस प्रक्षेपण का हिस्सा हो सकता है, न कि अंतर्निहित वास्तविकता का। ये हमें एक गहरे सवाल की ओर ले जाता है। अगर समय एक प्रक्षेपण है, तो वास्तविक वास्तविकता क्या है? क्या कोई अंतर्निहित कालातीत वास्तविकता है जिससे समय उभरता है? ये प्रश्न हमें दर्शन के क्षेत्र में ले जाता है। प्लेटो, प्राचीन ग्रीक दार्शनिक, ने रूपों के सिद्धांत के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हम जो दुनिया देखते हैं वो केवल एक छाया है, एक अपूर्ण प्रतिबिंब है एक उच्च वास्तविकता का। वास्तविक वास्तविकता रूपों की दुनिया है, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, कालातीत। और हम जो समय का अनुभव करते हैं वो केवल इस छाया दुनिया का हिस्सा है। प्लेटो की गुफा के रूपक में कैदी एक गुफा में बंधे हुए हैं, दीवार पर छाया देख रहे हैं। वे सोचते हैं कि छाया वास्तविकता है, लेकिन वास्तविक वास्तविकता गुफा के बाहर है, धूप में, जहां वास्तविक वस्तुएं मौजूद हैं। उसी तरह शायद समय केवल एक छाया है और वास्तविक वास्तविकता कालातीत है। भारतीय दर्शन में अद्वैत वेदांत की परंपरा इसी तरह की बात कहती है। आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के दार्शनिक ने सिखाया कि ब्रह्म, परम वास्तविकता, निर्गुण है, गुणों से परे है। यह समय से परे है, स्थान से परे है, परिवर्तन से परे है। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं समय सहित माया का हिस्सा है, भ्रम का। वास्तविक वास्तविकता शाश्वत है, अद्वैत है, एक है। और जब हम इस वास्तविकता को महसूस करते हैं तो समय का भ्रम गिर जाता है। हम देखते हैं कि अतीत, वर्तमान और भविष्य केवल मन के निर्माण हैं। वास्तविकता में केवल शाश्वत अब है। यह विचार बौद्ध दर्शन में भी पाया जाता है। ज़ेन बौद्ध धर्म में सतोरी या ज्ञान का क्षण वह क्षण है जब आप समय के भ्रम से परे देखते हैं। आप महसूस करते हैं
कि अतीत चला गया है, भविष्य अभी तक नहीं आया है और केवल यह क्षण, यह अब वास्तविक है। और इस एहसास में एक गहरी शांति है, एक गहरी स्वतंत्रता है। आप अब अतीत के बोझ से दबे नहीं हैं, आप अब भविष्य की चिंता से परेशान नहीं हैं। आप बस हैं इस क्षण में, पूरी तरह से जीवित, पूरी तरह से जागरूक। लेकिन यह केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, यह एक न्यूरोलॉजिकल अनुभव भी है। 2008 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के न्यूरोसाइंटिस्ट सारा लाजार ने दिखाया कि ध्यान मस्तिष्क की संरचना को बदलता है। उन्होंने पाया कि जो लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं, उनके मस्तिष्क के कुछ क्षेत्र मोटे होते हैं, विशेष रूप से वे क्षेत्र जो ध्यान, भावना नियमन और आत्म जागरूकता से जुड़े होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ध्यान करने वालों में समय की धारणा भी बदल जाती है। वे वर्तमान क्षण में अधिक केंद्रित होते हैं, अतीत और भविष्य के बारे में कम चिंतित होते हैं। ये हमें एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि की ओर ले जाता है। समय केवल एक बाहरी वास्तविकता नहीं है जिसे हम मापते हैं, यह एक आंतरिक अनुभव भी है, कुछ ऐसा जो हमारा मस्तिष्क बनाता है। और हम इस अनुभव को बदल सकते हैं। हम समय के साथ अपने संबंध को बदल सकते हैं। हम सीख सकते हैं कि वर्तमान क्षण में अधिक पूरी तरह से कैसे रहना है, अतीत के बारे में कम चिंता करना है, भविष्य के बारे में कम चिंतित होना है। और इस परिवर्तन में हम समय के भ्रम से एक प्रकार की स्वतंत्रता पा सकते हैं। अब आइए एक और पहलू पर विचार करें। समय यात्रा। क्या समय में पीछे या आगे यात्रा करना संभव है? आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार भविष्य में यात्रा करना निश्चित रूप से संभव है। अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं तो आपके लिए समय धीमा हो जाता है। आप 1 वर्ष की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन पृथ्वी पर 10 साल बीत सकते हैं। ये समय विस्तार कहलाता है और ये एक सिद्ध तथ्य है। अंतरिक्ष यात्री जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर समय बिताते हैं, वे पृथ्वी पर रहने वालों की तुलना में थोड़ा धीमी गति से उम्र बढ़ाते हैं। अंतर बहुत छोटा है, केवल कुछ मिलीसेकंड, लेकिन यह मापने योग्य है। लेकिन अतीत में यात्रा करने के बारे में क्या? यह अधिक जटिल है। सामान्य सापेक्षता के समीकरण कुछ परिस्थितियों में बंद समय जैसे वक्रों की अनुमति देते हैं, ऐसे पथ जो स्पेस टाइम के माध्यम से लूप करते हैं और आपको अतीत में वापस ले जाते हैं। 1949 में गणितज्ञ कर्ट गोडेल ने दिखाया कि एक घूमते हुए ब्रह्मांड में ऐसे बंद समय जैसे वक्र मौजूद हो सकते हैं। बाद में भौतिक विज्ञानियों ने अन्य परिदृश्यों की खोज की जहां समय यात्रा संभव हो सकती है, जैसे कि वर्म होल, स्पेस टाइम में सुरंगें जो ब्रह्मांड के दूर के हिस्सों को जोड़ती हैं। लेकिन यहां समस्या है। अगर समय यात्रा संभव है तो ये विरोधाभासों की ओर ले जाती है। सबसे प्रसिद्ध दादा विरोधाभास है। कल्पना कीजिए कि आप समय में पीछे जाते हैं और अपने दादा को मारते हैं इससे पहले कि वो आपके पिता को जन्म दे। तो फिर आप कभी पैदा नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कभी पैदा नहीं हुए तो आप समय में पीछे कैसे जा सकते हैं और अपने दादा को मार सकते हैं? यह एक तार्किक विरोधाभास है और यह सुझाव देता है कि समय यात्रा या तो असंभव है या ब्रह्मांड में कुछ तंत्र है जो विरोधाभासों को रोकता है। एक संभावित समाधान नोविकोव स्वसंगति सिद्धांत है, जिसे 1986 में भौतिक विज्ञानी इगोर नोविकोव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह सिद्धांत कहता है कि अगर समय यात्रा संभव है तो घटनाएं हमेशा इस तरह से व्यवस्थित होंगी कि विरोधाभास नहीं होते। अगर आप समय में पीछे जाने की कोशिश करते हैं और अपने दादा को मारते हैं तो कुछ आपको रोक देगा। शायद आपकी बंदूक जाम हो जाएगी, शायद आप चूक जाएंगे, शायद आप अपना मन बदल देंगे, लेकिन किसी तरह विरोधाभास नहीं होगा। समय रेखा स्वसंगत रहेगी। एक और संभावित समाधान कई दुनियाओं की व्याख्या है, जो क्वांटम यांत्रिकी का एक सिद्धांत है। ये व्याख्या कहती है कि हर बार जब एक क्वांटम घटना होती है तो ब्रह्मांड कई शाखाओं में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक शाखा एक अलग परिणाम का प्रतिनिधित्व करती है। अगर आप समय में पीछे जाते हैं और अपने दादा को मारते हैं तो आप एक अलग शाखा बनाते हैं, एक वैकल्पिक समय रेखा जहां आप कभी पैदा नहीं हुए। लेकिन मूल समय रेखा जहां आप पैदा हुए थे अभी भी मौजूद है। तो कोई विरोधाभास नहीं है, केवल कई समानांतर वास्तविकताएं हैं। ये विचार सट्टा हैं,
लेकिन वे दिखाते हैं कि समय की प्रकृति कितनी जटिल और रहस्यमय है। हम अभी भी नहीं जानते कि समय वास्तव में क्या है, यह कैसे काम करता है, या यह क्यों एक दिशा में बहता प्रतीत होता है। लेकिन हम जानते हैं कि यह हमारी सामान्य समझ से कहीं अधिक अजीब है। समय पूर्ण नहीं है, यह सापेक्ष है, लचीला है और शायद एक भ्रम भी है। अब आइए एक व्यावहारिक प्रश्न पर विचार करें। अगर समय एक भ्रम है, तो इसका हमारे दैनिक जीवन के लिए क्या मतलब है? क्या हमें समय की परवाह करना बंद कर देना चाहिए? क्या हमें घड़ियां फेंक देनी चाहिए और बस वर्तमान क्षण में जीना चाहिए? जरूरी नहीं। समय एक उपयोगी उपकरण है। ये हमें योजना बनाने में मदद करता है, समन्वय करने में मदद करता है, अपने जीवन को व्यवस्थित करने में मदद करता है। लेकिन हम समय के गुलाम नहीं बनना चाहिए। हम समय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम याद रख सकते हैं कि समय एक निर्माण है, एक उपकरण है, न कि एक पूर्ण वास्तविकता। यह दृष्टिकोण हमें अधिक स्वतंत्रता दे सकता है। अगर हम समझते हैं कि समय एक भ्रम है, तो हम अतीत के बारे में कम चिंतित हो सकते हैं। हम अपनी गलतियों को जाने दे सकते हैं, अपने पछतावे को जाने दे सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि अतीत चला गया है और यह केवल हमारी यादों में मौजूद है। उसी तरह हम भविष्य के बारे में कम चिंतित हो सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि भविष्य अभी तक नहीं आया है और यह केवल हमारी कल्पनाओं में मौजूद है। जो वास्तव में मौजूद है वह यह क्षण है, यह अब है। और अगर हम इस क्षण में पूरी तरह से रह सकते हैं, तो हम एक गहरी शांति, एक गहरी खुशी पा सकते हैं। यह विचार माइंडफुलनेस आधारित तनाव कमी कार्यक्रमों के केंद्र में है, जिसे 1970 के दशक में जॉन काबट-जिन द्वारा विकसित किया गया था। ये कार्यक्रम लोगों को वर्तमान क्षण में अधिक पूरी तरह से रहना सिखाते हैं, अतीत और भविष्य के बारे में कम चिंता करना सिखाते हैं। और अध्ययनों से पता चला है कि ये कार्यक्रम प्रभावी हैं। वे तनाव को कम करते हैं, चिंता को कम करते हैं, अवसाद को कम करते हैं। वे लोगों को खुशहाल, स्वस्थ, अधिक संतुष्ट बनाते हैं। और ये सब वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने से आता है, समय के भ्रम को जाने देने से। लेकिन यह केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं है। समय की प्रकृति को समझना हमें ब्रह्मांड को एक नए तरीके से देखने में भी मदद कर सकता है। यह हमें अधिक विनम्र बना सकता है, अधिक विस्मय से भरा बना सकता है। जब हम महसूस करते हैं कि समय एक भ्रम है, तो हम महसूस करते हैं कि हम कितना कम जानते हैं। हम महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय, अधिक जटिल, अधिक अद्भुत है। और इस एहसास में एक गहरी सुंदरता है, एक गहरा आश्चर्य है। कार्ल सागन, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और विज्ञान संचारक, ने एक बार कहा था कि हम ब्रह्मांड को जानने का ब्रह्मांड का एक तरीका है। हम स्टारडस्ट से बने हैं, परमाणुओं से बने हैं, जो अरबों साल पहले सितारों के दिल में बने थे। और अब इन परमाणुओं ने चेतना का रूप ले लिया है, जागरूकता का रूप ले लिया है। हम ब्रह्मांड हैं जो खुद को देख रहा है, खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। और समय की प्रकृति को समझने में हम ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने के करीब आते हैं। हम वास्तविकता की प्रकृति को समझने के करीब आते हैं। तो समय एक भ्रम है या नहीं? जवाब जटिल है। एक अर्थ में समय वास्तविक है। हम इसे अनुभव करते हैं, हम इसे मापते हैं, हम इसके अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं। लेकिन दूसरे अर्थ में समय एक भ्रम है। यह मौलिक नहीं है। यह एक उभरती हुई संपत्ति है, कुछ ऐसा जो अधिक बुनियादी चीजों से उत्पन्न होता है। यह हमारी चेतना द्वारा बनाया गया है, हमारे मस्तिष्क द्वारा बनाया गया है। और मौलिक स्तर पर, क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के स्तर पर समय अस्तित्व में नहीं हो सकता है। यह एहसास हमें बदल सकता है। ये हमें अधिक स्वतंत्र बना सकता है, अधिक शांतिपूर्ण बना सकता है, अधिक जीवित बना सकता है। ये हमें वर्तमान क्षण में अधिक पूरी तरह से रहने में मदद कर सकता है, अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त हो सकता है। और इस मुक्ति में हम कुछ गहरा पा सकते हैं, कुछ शाश्वत, कुछ कालातीत। हम उस वास्तविकता को छू सकते हैं जो समय से परे है, वह वास्तविकता जो हमेशा रही है और हमेशा रहेगी, वह वास्तविकता जो अभी है, इस क्षण में, इस शाश्वत अब में। अब कल्पना कीजिए कि आप एक प्रयोगशाला में हैं जहां समय की सबसे अजीब विशेषताओं का परीक्षण किया जा रहा है।
2020 में वियना विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानियों ने एक असाधारण प्रयोग किया। उन्होंने एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया जो समय को उल्टा चला सकता था। हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को भविष्य से अतीत की ओर भेजा। यह केवल एक छोटे से क्षण के लिए था, केवल कुछ माइक्रोसेकंड के लिए, लेकिन यह हुआ। इलेक्ट्रॉन ने समय में पीछे की यात्रा की। यह प्रयोग दिखाता है कि क्वांटम स्तर पर समय का तीर उतना कठोर नहीं है जितना हम सोचते हैं। कण समय में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जा सकते हैं। ये ऐसा है जैसे क्वांटम दुनिया में समय एक नदी नहीं है, बल्कि एक महासागर है जहां लहरें सभी दिशाओं में चलती हैं। लेकिन यहां वास्तव में चौंकाने वाली बात है। जब वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को उल्टा करने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि यह केवल 80% समय काम करता था। 20% समय कुछ गलत हो जाता था। इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आता था। यह थोड़ा बदल जाता था, थोड़ा विकृत हो जाता था। और यह विकृति एंट्रोपी से आती है, अव्यवस्था के उस अटल नियम से। भले ही आप समय को उल्टा चला सकें, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। यह ब्रह्मांड का एक मौलिक नियम है और यह समय के तीर को बनाता है। लेकिन यहां पहेली है। अगर एंट्रोपी केवल एक सांख्यिकीय घटना है, अगर यह व्यक्तिगत कणों के बारे में नहीं है, तो यह इतनी शक्तिशाली क्यों है? यह हमारे पूरे ब्रह्मांड को क्यों नियंत्रित करती है? इस प्रश्न का उत्तर हमें थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम की गहराई में ले जाता है। यह नियम कहता है कि एक बंद प्रणाली में एंट्रोपी कभी कम नहीं होती। यह हमेशा बढ़ती है या स्थिर रहती है। लेकिन क्यों? क्योंकि अव्यवस्थित अवस्थाएं व्यवस्थित अवस्थाओं की तुलना में बहुत अधिक संख्या में होती हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक डेक कार्ड है। केवल एक तरीका है जिससे कार्ड पूरी तरह से क्रमबद्ध हो सकते हैं, लेकिन अरबों तरीके हैं जिनसे वे अव्यवस्थित हो सकते हैं। तो जब आप कार्ड को फेंटते हैं तो वे लगभग हमेशा अव्यवस्थित अवस्था में समाप्त होते हैं। यह संभावना का एक सरल प्रश्न है और यही एंट्रोपी के साथ होता है। ब्रह्मांड स्वाभाविक रूप से अधिक संभावित अवस्थाओं की ओर बढ़ता है और वे अवस्थाएं अधिक अव्यवस्थित होती हैं। लेकिन यहां एक गहरा सवाल है। अगर एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है तो ब्रह्मांड की शुरुआत में यह इतनी कम क्यों थी? बिग बैंग के समय ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय रूप से व्यवस्थित अवस्था में था। सभी पदार्थ और ऊर्जा एक छोटे से बिंदु में केंद्रित थे। यह अत्यंत कम एंट्रोपी की अवस्था थी और तब से एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। लेकिन क्यों? ये प्रश्न भौतिकी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह केवल एक संयोग था, एक भाग्यशाली दुर्घटना जिसने जीवन को संभव बनाया। अन्य कहते हैं कि यहाँ कुछ गहरा चल रहा है, कुछ ऐसा जो हम अभी तक नहीं समझते हैं। शायद बिग बैंग से पहले कुछ था, कुछ ऐसा जिसने ब्रह्मांड को इस विशेष अवस्था में सेट किया। यह विचार हमें चक्रीय ब्रह्मांड मॉडल की ओर ले जाता है। 2001 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी पॉल स्टाइनहार्ट और नील टुरोक ने एक सिद्धांत प्रस्तावित किया, जिसमें कहा गया कि ब्रह्मांड एक चक्र में गुजरता है। यह विस्तार करता है, फिर सिकुड़ता है, फिर एक बिग क्रंच में समाप्त होता है, फिर एक नए बिग बैंग में पुनर्जन्म लेता है। और यह चक्र अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस मॉडल में समय का कोई शुरुआत या अंत नहीं है। यह एक शाश्वत चक्र है, जैसे हिंदू दर्शन में कल्प का विचार, ब्रह्मांडीय चक्रों का विचार, जहां ब्रह्मांड बार बार बनता और नष्ट होता है। लेकिन यहां एक समस्या है। अगर ब्रह्मांड एक चक्र में गुजरता है तो एंट्रोपी का क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम के अनुसार एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। तो प्रत्येक चक्र के साथ ब्रह्मांड अधिक अव्यवस्थित हो जाना चाहिए। अंततः ये एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगा जहां कोई और परिवर्तन संभव नहीं है। एक ऐसी अवस्था जिसे थर्मल डेथ कहा जाता है। यह ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य होगा, एक ठंडा, अंधेरा, निर्जीव विस्तार जहां कुछ भी नहीं होता। लेकिन चक्रीय मॉडल इस समस्या को हल करने का प्रयास करता है। यह सुझाव देता है कि प्रत्येक बिग क्रंच के दौरान एंट्रोपी किसी तरह रीसेट हो जाती है और ब्रह्मांड एक नई, कम एंट्रोपी अवस्था में शुरू होता है। लेकिन यह कैसे होता है, हम नहीं जानते। यह अभी भी एक खुला प्रश्न है। अब आइए
एक और दिलचस्प विचार पर विचार करें, क्वांटम झाग। जब आप स्पेस टाइम को बहुत छोटे पैमाने पर देखते हैं, प्लैंक लंबाई के पैमाने पर, जो लगभग 10⁻⁻35 मीटर है, तो स्पेस टाइम चिकना नहीं रह जाता, यह झागदार हो जाता है। उबलते हुए समुद्र की तरह छोटे वर्महोल लगातार बन रहे हैं और गायब हो रहे हैं। आभासी कण अस्तित्व में आ रहे हैं और गायब हो रहे हैं। ये क्वांटम झाग है और ये स्पेस टाइम की मौलिक प्रकृति है। और इस झाग में समय की अवधारणा पूरी तरह से टूट जाती है। कोई स्पष्ट अतीत या भविष्य नहीं है, केवल एक उबलता हुआ अराजक वर्तमान है। यह विचार जॉन व्हीलर द्वारा 1955 में प्रस्तावित किया गया था। व्हीलर ने सुझाव दिया कि प्लैंक पैमाने पर स्पेस टाइम एक क्वांटम प्रणाली है और यह क्वांटम अनिश्चितता के अधीन है। आप एक साथ स्पेस टाइम की ज्यामिति और इसके विकास को सटीक रूप से नहीं जान सकते। यह हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत का एक परिणाम है, जो कहता है कि आप एक साथ एक कण की स्थिति और गति को सटीक रूप से नहीं जान सकते। उसी तरह आप एक साथ स्पेस टाइम की ज्यामिति और इसके समय विकास को सटीक रूप से नहीं जान सकते, और इस अनिश्चितता में समय की अवधारणा अर्थहीन हो जाती है। कल्पना कीजिए कि आप एक समुद्र की सतह को देख रहे हैं। दूर से यह चिकनी और शांत दिखती है, लेकिन जैसे जैसे आप करीब आते हैं, आप लहरें देखते हैं, और जब आप बहुत करीब आते हैं तो आप छोटे बुलबुले, झाग, अराजकता देखते हैं। उसी तरह स्पेस टाइम दूर से चिकना दिखता है, लेकिन जब आप प्लैंक पैमाने पर देखते हैं तो ये झागदार अराजक क्वांटम हो जाता है। और इस क्वांटम अराजकता में समय का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है। यह एक उभरती हुई संपत्ति है, कुछ ऐसा जो केवल तब प्रकट होता है जब आप बड़े पैमाने पर देखते हैं। यह विचार हमें लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण की ओर वापस ले जाता है। लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण में स्पेस टाइम छोटे लूप से बना है, जैसे एक कपड़ा धागों से बना होता है, और ये लूप क्वांटम है। उनका एक निश्चित आकार है, प्लैंक लंबाई के क्रम का, और इन लूप के बीच संबंधों से स्पेस टाइम की ज्यामिति उभरती है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात है, इन लूप में कोई अंतर्निहित समय नहीं है। समय केवल तब प्रकट होता है जब आप इन लूप के बीच संबंधों को देखते हैं, जब आप देखते हैं कि वे एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। यह एक सापेक्ष समय है, एक उभरता हुआ समय है, न कि एक पूर्ण समय। 2013 में फ्रांस के मार्सेले विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी कार्लो रोवेली और उनकी टीम ने लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के समीकरणों का उपयोग करके बिग बैंग का अनुकरण किया। उन्होंने पाया कि बिग बैंग वास्तव में एक विलक्षणता नहीं थी, एक ऐसा बिंदु जहां सब कुछ टूट जाता है। इसके बजाय यह एक बिग बाउंस था, एक पलटाव। ब्रह्मांड एक पिछली अवस्था से सिकुड़ रहा था, फिर यह एक न्यूनतम आकार तक पहुंच गया, और फिर यह फिर से विस्तार करना शुरू कर दिया। और इस बाउंस के दौरान समय की अवधारणा बदल गई। यह एक दिशा में बहना बंद कर दिया और दूसरी दिशा में बहना शुरू कर दिया। यह ऐसा था जैसे ब्रह्मांड ने समय की दिशा को उल्टा कर दिया। यह विचार हमें एक गहरे प्रश्न की ओर ले जाता है। अगर समय की दिशा बदल सकती है, तो क्या कई समय की दिशाएं हो सकती हैं? क्या ऐसे ब्रह्मांड हो सकते हैं जहां समय विभिन्न दिशाओं में बहता है? 2014 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भौतिक विज्ञानी शॉन कैरोल और उनके सहयोगियों ने एक मॉडल प्रस्तावित किया, जिसमें बिग बैंग ने दो ब्रह्मांड बनाए, एक जहां समय आगे बढ़ता है और एक जहां समय पीछे बढ़ता है। इन दोनों ब्रह्मांडों के दृष्टिकोण से समय आगे बढ़ता है, लेकिन एक बाहरी पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से वे विपरीत दिशाओं में बढ़ रहे हैं। ये ऐसा है जैसे बिग बैंग एक दर्पण था और दो ब्रह्मांड एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं, समय में उल्टे। अब आइए एक और पहलू पर विचार करें, सूचना। आधुनिक भौतिकी में सूचना एक मौलिक अवधारणा बन गई है। कुछ भौतिक विज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्मांड मूल रूप से सूचना से बना है, न कि पदार्थ या ऊर्जा से। यह विचार जॉन व्हीलर द्वारा 1990 में प्रस्तावित किया गया था, जिन्होंने इसे इट फ्रॉम बिट कहा। व्हीलर ने सुझाव दिया कि हर भौतिक मात्रा, हर इट सूचना के बिट से उत्पन्न होती है, और अगर यह सच है तो समय भी सूचना से उत्पन्न हो सकता है। समय सूचना के प्रवाह का एक माप हो सकता है, जिस तरह से सूचना एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में जाती है।
यह विचार हमें क्वांटम सूचना सिद्धांत की ओर ले जाता है। क्वांटम सूचना सिद्धांत में सूचना को क्यूबिक्स में मापा जाता है। क्वांटम बिट्स। एक क्लासिकल बिट या तो 0 या 1 हो सकता है, लेकिन एक क्यूबिट 0 और 1 दोनों की सुपरपोजिशन में हो सकता है। और जब आप क्यूबिट्स को उलझाते हैं तो आप ऐसी सूचना बना सकते हैं जो क्लासिकल रूप से असंभव है। 2019 में गूगल के वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्होंने क्वांटम सर्वोच्चता हासिल की है। उनके क्वांटम कंप्यूटर ने एक गणना की जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के लिए हजारों साल लगते, और इस गणना में समय की अवधारणा अजीब हो गई। क्वांटम कंप्यूटर ने एक साथ कई संभावनाओं की खोज की, जैसे कि यह एक साथ कई समय रेखाओं में मौजूद था। यह हमें एक दिलचस्प विचार की ओर ले जाता है। क्या समय सूचना के प्रवाह से जुड़ा है? क्या समय का तीर सूचना के तीर के समान है? 2016 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानियों ने एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसमें सुझाव दिया गया कि समय का तीर सूचना के विनाश से आता है। जब एक प्रणाली विकसित होती है तो कुछ सूचना खो जाती है, पर्यावरण में फैल जाती है, और ये सूचना का नुकसान एंट्रोपी की वृद्धि के समान है। ये समय के तीर को बनाता है। तो समय केवल एंट्रोपी के बारे में नहीं है, ये सूचना के बारे में भी है। जिस तरह से सूचना एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में प्रवाहित होती है। लेकिन यहाँ एक गहरी पहेली है। क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि सूचना कभी नष्ट नहीं होती, यह केवल रूप बदलती है। यह सूचना संरक्षण का सिद्धांत है। लेकिन अगर सूचना कभी नष्ट नहीं होती तो एंट्रोपी कैसे बढ़ सकती है? यह एक विरोधाभास है और इसे ब्लैक होल सूचना विरोधाभास कहा जाता है। जब कुछ ब्लैक होल में गिरता है तो उसकी सूचना का क्या होता है? क्या यह नष्ट हो जाती है या यह किसी तरह संरक्षित रहती है? स्टीफन हॉकिंग ने 1974 में दिखाया कि ब्लैक होल विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसे अब हॉकिंग विकिरण कहा जाता है। और इस विकिरण के माध्यम से ब्लैक होल धीरे धीरे वाष्पित हो जाते हैं। लेकिन हॉकिंग विकिरण में कोई सूचना नहीं होती, यह पूरी तरह से यादृच्छिक है। तो जब ब्लैक होल वाष्पित हो जाता है तो सूचना का क्या होता है? क्या यह हमेशा के लिए खो जाती है? ये प्रश्न दशकों तक भौतिक विज्ञानियों को परेशान करता रहा। लेकिन 2004 में हॉकिंग ने अपना मन बदल दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि सूचना नष्ट नहीं होती, ये किसी तरह हॉकिंग विकिरण में एन्कोड की जाती है, एक बहुत ही सूक्ष्म तरीके से जिसे हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझते हैं। और इस एहसास ने ब्लैक होल और सूचना के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। यह दिखाता है कि सूचना मौलिक है और ये हमेशा संरक्षित रहती है, भले ही यह अपरिचित रूप ले ले। अब आइए इसे समय से जोड़ें। अगर सूचना हमेशा संरक्षित रहती है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का पूरा इतिहास अतीत से लेकर भविष्य तक किसी तरह सूचना में एन्कोड है। यह ब्लॉक यूनिवर्स के विचार के समान है। सभी क्षण एक साथ मौजूद हैं, सूचना के एक विशाल नेटवर्क में एन्कोड हैं। और समय का भ्रम केवल तब उत्पन्न होता है जब हम इस सूचना को एक विशेष तरीके से पढ़ते हैं, जब हम इसे एक अनुक्रम में व्यवस्थित करते हैं। लेकिन मौलिक रूप से सभी सूचना एक साथ मौजूद है, एक कालातीत अवस्था में। ये विचार हमें एक और दिलचस्प अवधारणा की ओर ले जाता है, शाश्वतवाद। शाश्वतवाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो कहता है कि सभी समय के क्षण समान रूप से वास्तविक हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक साथ मौजूद हैं। कोई भी क्षण दूसरे से अधिक विशेष नहीं है। ये ब्लॉक यूनिवर्स का दार्शनिक संस्करण है। और अगर शाश्वतवाद सही है तो इसका मतलब है कि परिवर्तन एक भ्रम है। कुछ भी वास्तव में नहीं बदलता, सब कुछ हमेशा मौजूद रहा है और हमेशा मौजूद रहेगा। समय का प्रवाह केवल हमारी धारणा का एक तरीका है, न कि वास्तविकता की एक विशेषता। लेकिन ये विचार हमारे अनुभव के साथ टकराता है। हम स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं कि चीजें बदलती हैं। हम देखते हैं कि फूल खिलते हैं और मुरझाते हैं। हम देखते हैं कि लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं। हम देखते हैं कि सितारे बनते हैं और विस्फोट करते हैं। तो अगर परिवर्तन एक भ्रम है तो यह इतना विश्वसनीय क्यों है? जवाब हमारी चेतना में निहित हो सकता है। हमारा मस्तिष्क समय को बनाता है, परिवर्तन को बनाता है। यह अतीत से जानकारी लेता है,
वर्तमान को संसाधित करता है और भविष्य की भविष्यवाणी करता है, और इस प्रक्रिया में ये समय के प्रवाह का भ्रम पैदा करता है। लेकिन ये भ्रम इतना गहरा है, इतना मौलिक है कि हम इसे वास्तविकता से अलग नहीं कर सकते। कल्पना कीजिए कि आप एक वर्चुअल रियलिटी गेम खेल रहे हैं। गेम में आप एक चरित्र हैं जो एक दुनिया में घूमता है। आप चीजों को उठाते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं, पहेलियों को हल करते हैं, और जब आप खेल रहे होते हैं तो ये बहुत वास्तविक लगता है। आप भूल जाते हैं कि ये केवल एक सिमुलेशन है। लेकिन जब आप हेडसेट उतारते हैं तो आप महसूस करते हैं कि यह सब एक भ्रम था। उसी तरह शायद हमारा समय का अनुभव एक सिमुलेशन है, एक भ्रम है जो हमारा मस्तिष्क बनाता है। और जब हम इस भ्रम से परे देखते हैं तो हम एक कालातीत वास्तविकता देखते हैं, एक ऐसी वास्तविकता जहां सब कुछ एक साथ मौजूद है। यह विचार हमें सिमुलेशन परिकल्पना की ओर ले जाता है। सिमुलेशन परिकल्पना कहती है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकता है, एक उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया। ये विचार पहली बार दार्शनिक निक बोस्ट्रॉम द्वारा 2003 में प्रस्तावित किया गया था। बोस्ट्रॉम ने तर्क दिया कि अगर ये तकनीकी रूप से संभव है कि एक सभ्यता एक विस्तृत सिमुलेशन बनाए, और अगर ऐसी सभ्यताएं ऐसा करने में रुचि रखती हैं, तो संभावना है कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। और अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो समय केवल सिमुलेशन का एक पैरामीटर हो सकता है, कुछ ऐसा जो प्रोग्रामर द्वारा सेट किया गया है। ये मौलिक वास्तविकता की विशेषता नहीं होगी। लेकिन चाहे हम सिमुलेशन में हों या नहीं, एक बात स्पष्ट है, समय हमारी सामान्य समझ से कहीं अधिक जटिल है। ये केवल एक सरल, एक दिशात्मक प्रवाह नहीं है। यह सापेक्ष है, लचीला है और शायद एक भ्रम भी है। और जब हम इस जटिलता को समझते हैं तो हम वास्तविकता की प्रकृति के बारे में कुछ गहरा सीखते हैं। अब आइए एक व्यावहारिक पहलू पर विचार करें, समय प्रबंधन। हम सभी समय का प्रबंधन करने की कोशिश करते हैं। हम कैलेंडर बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, समय सीमा निर्धारित करते हैं। लेकिन अगर समय एक भ्रम है, तो क्या समय प्रबंधन भी एक भ्रम है? जरूरी नहीं। समय प्रबंधन एक उपयोगी उपकरण है, भले ही समय स्वयं एक निर्माण हो। ये हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, अपने जीवन को व्यवस्थित करने में मदद करता है। लेकिन हम समय प्रबंधन के गुलाम नहीं बनना चाहिए। हम याद रख सकते हैं कि समय एक उपकरण है, न कि एक मालिक। 2019 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिकों ने एक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें दिखाया गया कि जो लोग समय के बारे में अधिक लचीले दृष्टिकोण रखते हैं, वे खुशहाल और कम तनावग्रस्त होते हैं। उन्होंने पाया कि जो लोग समय को एक कठोर संरचना के रूप में देखते हैं, वे अधिक चिंतित और अधिक दबाव महसूस करते हैं। लेकिन जो लोग समय को एक लचीली अवधारणा के रूप में देखते हैं, वे अधिक आराम से और अधिक रचनात्मक होते हैं। यह दिखाता है कि समय के साथ हमारा संबंध हमारे कल्याण को प्रभावित करता है। और अगर हम समय को एक भ्रम के रूप में समझ सकते हैं, तो हम इस संबंध को बदल सकते हैं, इसे अधिक स्वस्थ, अधिक संतुलित बना सकते हैं। ये हमें एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि की ओर ले जाता है। समय केवल एक बाहरी वास्तविकता नहीं है, यह एक आंतरिक अनुभव भी है, और हम इस अनुभव को आकार दे सकते हैं। हम सीख सकते हैं कि वर्तमान क्षण में अधिक पूरी तरह से कैसे है। हम सीख सकते हैं कि अतीत को जाने कैसे देना है और भविष्य की चिंता कैसे छोड़नी है। और इस सीखने में हम एक गहरी स्वतंत्रता पा सकते हैं, एक गहरी शांति पा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं। पानी बह रहा है, लगातार चल रहा है। आप पानी को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा। या आप बस बैठ सकते हैं और प्रवाह को देख सकते हैं, इसकी सुंदरता की सराहना कर सकते हैं, इसकी निरंतर गति की सराहना कर सकते हैं। उसी तरह हम समय को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह हमेशा हमसे दूर फिसल जाएगा। या हम बस इसके प्रवाह को देख सकते हैं, इसकी सुंदरता की सराहना कर सकते हैं और वर्तमान क्षण में रह सकते हैं। यह विचार ताओवाद के केंद्र में है। एक प्राचीन चीनी दर्शन ताओवाद सिखाता है कि हमें ताओ के साथ प्रवाहित होना चाहिए, ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह के साथ। हमें चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए,
उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए, हमें बस होने देना चाहिए, प्रवाह के साथ चलना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक गहरी सद्भाव पाते हैं, एक गहरा संतुलन पाते हैं। यह वू वेई का सिद्धांत है, प्रयासहीन क्रिया का सिद्धांत। हम कार्य करते हैं लेकिन हम संघर्ष नहीं करते। हम आगे बढ़ते हैं लेकिन हम बल नहीं लगाते। हम बस प्रवाह के साथ चलते हैं। और समय के साथ भी यही सच है। हम समय के साथ प्रवाहित हो सकते हैं, इसके खिलाफ संघर्ष करने के बजाय। हम वर्तमान क्षण को स्वीकार कर सकते हैं, इसे बदलने की कोशिश करने के बजाय। हम अतीत को जाने दे सकते हैं, इसे पकड़ने की कोशिश करने के बजाय। हम भविष्य को आने दे सकते हैं, इसे नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय। और इस स्वीकृति में, इस जाने देने में हम एक गहरी शांति पाते हैं। अब आइए एक और पहलू पर विचार करें, मृत्यु। मृत्यु समय का अंतिम परिणाम है। हम सभी जानते हैं कि हम मरेंगे, कि हमारा समय सीमित है। और ये ज्ञान हमें डरा सकता है, हमें चिंतित कर सकता है। लेकिन अगर समय एक भ्रम है तो मृत्यु का क्या मतलब है? अगर अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक साथ मौजूद हैं तो क्या मृत्यु वास्तव में एक अंत है, या यह केवल एक संक्रमण है, एक क्षण से दूसरे क्षण में एक बदलाव है? ये प्रश्न सदियों से दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों को परेशान करता रहा है। कुछ कहते हैं कि मृत्यु एक पूर्ण अंत है, चेतना का विलोपन। अन्य कहते हैं कि मृत्यु एक संक्रमण है, एक नए रूप में एक पुनर्जन्म। और अभी भी अन्य कहते हैं कि मृत्यु एक भ्रम है, कि हमारा सच्चा स्वरूप कालातीत है, अमर है। भारतीय दर्शन में आत्मा की अवधारणा है, शाश्वत आत्मा की अवधारणा, जो शरीर से शरीर में स्थानांतरित होती है। आत्मा कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं। ये शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, कालातीत है। और जब हम इस सत्य को महसूस करते हैं तो मृत्यु का भय गायब हो जाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा को हथियार काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। और जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम मृत्यु से नहीं डरते। हम समझते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, न कि आत्मा का। आत्मा जारी रहती है, एक नए रूप में, एक नई यात्रा में। यह विचार आधुनिक भौतिकी में भी गूंजता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये केवल रूप बदल सकती है। जब हम मरते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा गायब नहीं होती। ये पर्यावरण में फैल जाती है, अन्य रूपों में बदल जाती है। हमारे परमाणु अन्य संरचनाओं में शामिल हो जाते हैं, अन्य जीवों में शामिल हो जाते हैं। हम ब्रह्मांड के चक्र का हिस्सा बन जाते हैं, जन्म और मृत्यु के शाश्वत चक्र का हिस्सा बन जाते हैं। और अगर ब्लॉक यूनिवर्स सही है तो हमारा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। हम हमेशा मौजूद रहते हैं, स्पेस टाइम के एक विशेष क्षेत्र में। हमारा जन्म, हमारा जीवन, हमारी मृत्यु, सब कुछ हमेशा के लिए ब्लॉक यूनिवर्स में एनकोड है। हम कभी वास्तव में गायब नहीं होते। हम बस एक क्षण से दूसरे क्षण में संक्रमण करते हैं। और इस दृष्टिकोण से मृत्यु एक अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है, एक संक्रमण है। ये विचार हमें एक गहरी शांति दे सकता है। अगर हम समझते हैं कि मृत्यु एक अंत नहीं है तो हम इससे कम डर सकते हैं। हम अपने जीवन को अधिक पूरी तरह से जी सकते हैं, मृत्यु के भय से बोझिल हुए बिना। हम वर्तमान क्षण की सराहना कर सकते हैं, ये जानते हुए कि ये क्षण हमेशा के लिए मौजूद रहेगा, स्पेस टाइम के ताने बाने में एनकोड रहेगा। अब आइए एक अंतिम पहलू पर विचार करें, अर्थ। अगर समय एक भ्रम है तो जीवन का अर्थ क्या है? अगर सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, अगर भविष्य पहले से ही मौजूद है, तो हमारे कार्यों का क्या महत्व है? यह एक गहरा अस्तित्ववादी प्रश्न है। लेकिन जवाब यह हो सकता है कि अर्थ समय से नहीं आता। ये हमारे अनुभव से आता है, हमारे संबंधों से आता है, हमारे कार्यों से आता है। भले ही भविष्य पहले से ही मौजूद हो, हम अभी भी वे एजेंट हैं जो उस भविष्य को बनाते हैं। हम अभी भी वे लोग हैं जो चुनाव करते हैं, जो कार्य करते हैं, जो प्यार करते हैं, जो बनाते हैं। और इन कार्यों में, इन अनुभवों में हम अर्थ पाते हैं। हम अर्थ पाते हैं जब हम किसी को प्यार करते हैं, जब हम कुछ सुंदर बनाते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं। यह अर्थ समय पर निर्भर नहीं करता।
ये हमारे अनुभव की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, हमारे कार्यों की गहराई पर निर्भर करता है। और अगर हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से रह सकते हैं, अगर हम अपने अनुभवों को पूरी तरह से गले लगा सकते हैं, तो हम एक गहरा अर्थ पा सकते हैं, एक गहरा उद्देश्य पा सकते हैं। विक्टर फ्रैंकल, एक ऑस्ट्रियाई मनोचिकित्सक जो होलोकॉस्ट से बच गए, ने लिखा कि जीवन का अर्थ परिस्थितियों से नहीं आता, ये हमारे दृष्टिकोण से आता है, हमारी प्रतिक्रिया से आता है। भले ही हम सबसे भयानक परिस्थितियों में हों, हम अभी भी अर्थ पा सकते हैं, अभी भी उद्देश्य पा सकते हैं। और यह अर्थ समय पर निर्भर नहीं करता, यह हमारी चेतना पर निर्भर करता है, हमारी जागरूकता पर निर्भर करता है, हमारी पसंद पर निर्भर करता है। तो समय एक भ्रम है या नहीं? जवाब जटिल है, बहुआयामी है। एक अर्थ में समय वास्तविक है, हम इसे अनुभव करते हैं, हम इसे मापते हैं, हम इसके अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं। लेकिन दूसरे अर्थ में समय एक भ्रम है, यह मौलिक नहीं है, यह एक उभरती हुई संपत्ति है, हमारी चेतना द्वारा बनाई गई है, हमारे मस्तिष्क द्वारा बनाई गई है। और मौलिक स्तर पर, क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के स्तर पर समय अस्तित्व में नहीं हो सकता है। यह एहसास हमें बदल सकता है, यह हमें अधिक स्वतंत्र बना सकता है, अधिक शांतिपूर्ण बना सकता है, अधिक जीवित बना सकता है। यह हमें वर्तमान क्षण में अधिक पूरी तरह से रहने में मदद कर सकता है, अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त हो सकता है। और इस मुक्ति में हम कुछ गहरा पा सकते हैं, कुछ शाश्वत, कुछ कालातीत। हम उस वास्तविकता को छू सकते हैं जो समय से परे है, वह वास्तविकता जो हमेशा रही है और हमेशा रहेगी, वह वास्तविकता जो अभी है, इस क्षण में, इस शाश्वत अब में। अब मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। ये सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन क्या यह वास्तव में विज्ञान है, या यह केवल दार्शनिक अटकलें हैं, आध्यात्मिक इच्छाधारी सोच है जो वैज्ञानिक शब्दावली में लिपटी हुई है? यह एक उचित प्रश्न है और मैं इसका सीधा उत्तर देना चाहता हूं। हाँ, इस क्षेत्र में बहुत सारी अटकलें हैं। हाँ, हम सब कुछ नहीं जानते, लेकिन यहां जो मैं आपको बता रहा हूं वह केवल दर्शन नहीं है, यह गणित पर आधारित है, प्रयोगों पर आधारित है, दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानियों के काम पर आधारित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह ईमानदार है। मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या जानते हैं, हम क्या नहीं जानते हैं, और दोनों के बीच की धुंधली रेखा कहां है। आइए स्पष्ट रूप से शुरू करें। समय की समस्या भौतिकी में एक वास्तविक समस्या है, यह कोई दार्शनिक खेल नहीं है। जब आप सामान्य सापेक्षता के समीकरणों को क्वांटम यांत्रिकी के समीकरणों के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, तो आपको व्हीलर डिविट समीकरण मिलता है, और उस समीकरण में समय का कोई चर नहीं है। यह एक गणितीय तथ्य है, एक राय नहीं। 2021 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भौतिक विज्ञानियों ने इस समीकरण का उपयोग करके ब्रह्मांड के विकास का अनुकरण किया, और उन्होंने पाया कि समय के बिना भी ब्रह्मांड विकसित हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन वे समय में नहीं होती, वे केवल एक दूसरे के संबंध में होती हैं। यह एक गहरा परिणाम है, और यह हमें बताता है कि समय मौलिक नहीं हो सकता है। लेकिन यहां ईमानदारी का हिस्सा है, हम नहीं जानते कि यह सही है या नहीं। व्हीलर डिविट समीकरण क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के कई संभावित दृष्टिकोणों में से एक है। अन्य दृष्टिकोण हैं जैसे स्ट्रिंग सिद्धांत, लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण, कारण सेट सिद्धांत। और इन सभी दृष्टिकोणों में समय के बारे में थोड़े अलग विचार हैं। कुछ में समय पूरी तरह से गायब हो जाता है, अन्य में यह एक अलग रूप लेता है, और अभी तक हमारे पास ये तय करने के लिए पर्याप्त प्रयोगात्मक साक्ष्य नहीं है कि कौन सा दृष्टिकोण सही है। हम अभी भी अंधेरे में महसूस कर रहे हैं, सुराग की तलाश कर रहे हैं, पहेली को एक साथ रख रहे हैं। और यहाँ वह जगह है जहाँ यह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि भले ही हम सब कुछ नहीं जानते, हम कुछ जानते हैं। हम जानते हैं कि समय सापेक्ष है। यह एक सिद्ध तथ्य है, हजारों प्रयोगों द्वारा पुष्टि की गई है। हम जानते हैं कि समय गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, गति से प्रभावित होता है। हम जानते हैं कि क्वांटम स्तर पर कण ऐसे तरीकों से व्यवहार करते हैं जो हमारी सामान्य समय की समझ को चुनौती देते हैं। वे एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकते हैं। वे तुरंत संचार कर सकते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर हों। वे भविष्य से अतीत को प्रभावित कर सकते हैं,
ये सभी मापे गए, पुष्टि किए गए तथ्य हैं और वे सभी हमें बताते हैं कि समय हमारी सोच से अधिक अजीब है। तो आइए इसे एक साथ रखें। आइए देखें कि जब हम सभी सबूतों को एक साथ रखते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है। कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्मांड को सबसे बड़े संभव पैमाने पर देख रहे हैं। आप पूरे स्पेस-टाइम को एक बार में देख रहे हैं, बिग बैंग से लेकर ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य तक। इस दृष्टिकोण से सब कुछ एक साथ मौजूद है। अतीत, वर्तमान, भविष्य सभी एक विशाल चार-आयामी संरचना में बिछे हुए हैं। यह ब्लॉक यूनिवर्स है और यह आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत का एक प्राकृतिक परिणाम है। अब इस ब्लॉक में जूम इन करें। छोटे और छोटे पैमाने पर देखें। जैसे जैसे आप परमाणुओं के पैमाने पर पहुंचते हैं, क्वांटम यांत्रिकी संभाल लेती है और यहाँ चीजें अजीब हो जाती हैं। कण निश्चित स्थानों में नहीं होते, वे संभावनाओं के बादल में होते हैं। वे एक साथ कई अवस्थाओं में होते हैं। और समय भी अजीब हो जाता है। घटनाएं एक स्पष्ट क्रम में नहीं होती, कारण और प्रभाव धुंधले हो जाते हैं। भविष्य अतीत को प्रभावित कर सकता है। और फिर और भी छोटे पैमाने पर जाएं। प्लैंक पैमाने पर, जो 10 की घात ऋण 35 मीटर है। यहां स्पेस टाइम स्वयं टूट जाता है। ये एक चिकनी संरचना नहीं रह जाता, ये झागदार हो जाता है, क्वांटम हो जाता है। छोटे वर्महोल बन रहे हैं और गायब हो रहे हैं। आभासी कण अस्तित्व में आ रहे हैं और गायब हो रहे हैं। और इस क्वांटम झाग में समय की अवधारणा पूरी तरह से अर्थहीन हो जाती है। कोई अतीत नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, केवल एक उबलता हुआ अराजक अब है। तो यहां तस्वीर है। सबसे बड़े पैमाने पर समय ब्लॉक यूनिवर्स का एक आयाम है। मध्यम पैमाने पर, हमारे रोजमर्रा के पैमाने पर समय एक प्रवाह की तरह लगता है, एंट्रोपी की वृद्धि से संचालित। क्वांटम पैमाने पर समय अजीब और सापेक्ष हो जाता है। और सबसे छोटे पैमाने पर, प्लैंक पैमाने पर, समय पूरी तरह से गायब हो जाता है। ये एक उभरती हुई संपत्ति है, कुछ ऐसा जो केवल तब प्रकट होता है जब आप बड़े पैमाने पर देखते हैं, जब आपके पास बड़ी संख्या में कण एक साथ बातचीत कर रहे होते हैं। ये पानी की तरह है। एक व्यक्तिगत पानी का अणु गीला नहीं है। गीलापन एक उभरती हुई संपत्ति है जो तब प्रकट होती है जब आपके पास अरबों अरबों अणु एक साथ होते हैं। उसी तरह समय एक उभरती हुई संपत्ति हो सकती है। मौलिक स्तर पर यह अस्तित्व में नहीं है, लेकिन जब आपके पास बड़ी संख्या में कण एक साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो समय उभरता है, एंट्रोपी की वृद्धि के साथ, सूचना के प्रवाह के साथ, परिवर्तन के साथ। लेकिन यहां वह हिस्सा है जो वास्तव में आपके दिमाग को उड़ा देगा। अगर समय एक उभरती हुई संपत्ति है तो इसका मतलब है कि यह मौलिक वास्तविकता की विशेषता नहीं है। यह हमारी धारणा की विशेषता है, हमारी चेतना की विशेषता है। हमारा मस्तिष्क समय बनाता है। यह अतीत से जानकारी लेता है, वर्तमान को संसाधित करता है, भविष्य की भविष्यवाणी करता है। और इस प्रक्रिया में यह समय के प्रवाह का भ्रम पैदा करता है। लेकिन यह भ्रम इतना शक्तिशाली है, इतना सर्वव्यापी है कि हम इसे वास्तविकता समझ लेते हैं। 2022 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के न्यूरोसाइंटिस्टों ने एक अभूतपूर्व अध्ययन प्रकाशित किया। उन्होंने मस्तिष्क की गतिविधि को वास्तविक समय में मैप किया जब लोग समय का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने पाया कि समय की धारणा मस्तिष्क के एक क्षेत्र से नहीं आती, यह कई क्षेत्रों के बीच एक जटिल बातचीत से आती है। हिप्पोकैम्पस अतीत की यादों को संग्रहीत करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भविष्य की योजना बनाता है। पार्श्विका लोब वर्तमान क्षण को संसाधित करता है। और ये सभी क्षेत्र एक साथ काम करते हैं एक सुसंगत समय अनुभव बनाने के लिए। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात है, जब वैज्ञानिकों ने इन क्षेत्रों के बीच संचार को बाधित किया तो समय का अनुभव बदल गया। कुछ लोगों के लिए समय धीमा हो गया, अन्य के लिए यह तेज हो गया और कुछ के लिए यह लगभग रुक गया। यह दिखाता है कि समय केवल एक बाहरी वास्तविकता नहीं है जिसे हम मापते हैं। यह एक आंतरिक निर्माण है, कुछ ऐसा जो हमारा मस्तिष्क सक्रिय रूप से बनाता है। और विभिन्न मस्तिष्क, विभिन्न प्रजातियां समय का अलग तरह से अनुभव करती हैं। एक मक्खी के लिए समय हमसे 4 गुना धीमा चलता है। यही कारण है कि मक्खी को मारना इतना मुश्किल है।
मक्खी के दृष्टिकोण से आपका हाथ धीमी गति में चल रहा है। एक कछुए के लिए समय और भी धीमा चलता है, और एक पेड़ के लिए? एक पेड़ समय को इतनी धीमी गति से अनुभव करता है कि एक मानव जीवन काल एक पल की तरह हो सकता है। तो कौन सा समय वास्तविक है? मक्खी का समय? कछुए का समय? पेड़ का समय? हमारा समय? जवाब है कि कोई पूर्ण समय नहीं है। समय सापेक्ष है, व्यक्तिपरक है, प्रत्येक पर्यवेक्षक के लिए अलग है। और यह केवल जीव विज्ञान के बारे में नहीं है, यह भौतिकी के बारे में भी है। आइंस्टाइन ने दिखाया कि दो पर्यवेक्षक जो विभिन्न गतियों से चल रहे हैं, वे समय को अलग तरह से अनुभव करेंगे। एक व्यक्ति के लिए 1 घंटा दूसरे व्यक्ति के लिए 2 घंटे हो सकता है। यह समय विस्तार है, और यह एक मापा गया, पुष्टि किया गया तथ्य है। अब आइए इसे चरम पर ले जाएं। कल्पना कीजिए कि आप प्रकाश की गति के बहुत करीब यात्रा कर रहे हैं। आपके लिए समय सामान्य रूप से चलता है, लेकिन पृथ्वी पर किसी के लिए आपका समय लगभग रुक गया है। आप 1 वर्ष की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन पृथ्वी पर 1000 साल बीत सकते हैं। यह केवल सिद्धांत नहीं है, यह वास्तविकता है। अंतरिक्ष यात्री जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने बिताते हैं, वे पृथ्वी पर रहने वालों की तुलना में लगभग 0.007 सेकंड धीमी गति से उम्र बढ़ाते हैं। यह एक छोटा प्रभाव है, लेकिन यह मापने योग्य है, और यह साबित करता है कि समय सापेक्ष है। अब ब्लैक होल के बारे में सोचें। ब्लैक होल के घटना क्षितिज के पास समय इतना धीमा हो जाता है कि यह लगभग रुक जाता है। अगर आप किसी को ब्लैक होल में गिरते हुए देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वे धीमे और धीमे होते जाते हैं। घटना क्षितिज के करीब और करीब आते हैं, लेकिन कभी भी इसे पार नहीं करते। वे हमेशा के लिए वहां जमे हुए प्रतीत होंगे। लेकिन गिरने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से कुछ भी अजीब नहीं होता। वे सामान्य गति से घटना क्षितिज को पार करते हैं। ये केवल बाहरी पर्यवेक्षक के लिए है कि समय रुक जाता है। ये हमें एक गहरे सवाल की ओर ले जाता है। अगर समय प्रत्येक पर्यवेक्षक के लिए अलग है, तो वास्तविक समय क्या है? क्या कोई उद्देश्य समय है, या समय केवल एक व्यक्तिपरक अनुभव है? भौतिकी हमें बताती है कि कोई पूर्ण समय नहीं है, केवल सापेक्ष समय है, प्रत्येक पर्यवेक्षक के लिए अलग। और अगर आप इसे इसकी तार्किक निष्कर्ष तक ले जाते हैं, तो आप एक चौंकाने वाले एहसास पर पहुंचते हैं। समय एक मौलिक वास्तविकता नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है, एक तरीका है जिससे हम ब्रह्मांड को देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ को देख रहे हैं। उत्तर से यह एक तरह से दिखता है, दक्षिण से यह अलग दिखता है, पूर्व से फिर से अलग। लेकिन पहाड़ स्वयं नहीं बदलता, केवल आपका दृष्टिकोण बदलता है। उसी तरह ब्रह्मांड नहीं बदलता, केवल हमारा दृष्टिकोण बदलता है, और समय हमारे दृष्टिकोण का हिस्सा है, न कि ब्रह्मांड का। ये विचार कार्लो रोवेली द्वारा उनकी पुस्तक द ऑर्डर ऑफ टाइम में खूबसूरती से व्यक्त किया गया है। रोवेली लिखते हैं कि समय एक स्थानीय घटना है। प्रत्येक वस्तु का अपना समय होता है, जो उसकी गति और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पर निर्भर करता है। कोई सार्वभौमिक समय नहीं है, कोई ब्रह्मांडीय घड़ी नहीं है जो सभी के लिए समय को मापती है। केवल स्थानीय घड़ियां हैं, प्रत्येक अपनी दर से टिक रही हैं। और जब हम इस एहसास को स्वीकार करते हैं, तो हम देखते हैं कि समय एक भ्रम नहीं है जिस अर्थ में यह मौजूद नहीं है। यह एक भ्रम है जिस अर्थ में यह मौलिक नहीं है। यह एक उभरती हुई संपत्ति है, एक दृष्टिकोण है, एक तरीका है जिससे हम ब्रह्मांड को देखते हैं। लेकिन यहाँ वह हिस्सा है जो मुझे सबसे अधिक आकर्षित करता है। अगर समय एक दृष्टिकोण है, तो इसका मतलब है कि हम इस दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। हम समय के साथ अपने संबंध को बदल सकते हैं। और यह केवल दर्शन नहीं है, यह व्यावहारिक है। 2023 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें दिखाया गया कि माइंडफुलनेस ध्यान समय की धारणा को बदलता है। जो लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं, वे वर्तमान क्षण को अधिक विस्तारित, अधिक समृद्ध, अधिक पूर्ण के रूप में अनुभव करते हैं। वे अतीत के बारे में कम चिंतित होते हैं, भविष्य के बारे में कम चिंतित होते हैं। वे अभी में अधिक पूरी तरह से रहते हैं। और ये केवल व्यक्तिपरक अनुभव नहीं है,
शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क स्कैन का उपयोग करके दिखाया कि ध्यान मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को बदलता है जो समय की धारणा के लिए जिम्मेदार हैं। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, जो अतीत और भविष्य के बारे में सोचने के लिए जिम्मेदार है, कम सक्रिय हो जाता है। वर्तमान क्षण नेटवर्क, जो तत्काल अनुभव को संसाधित करता है, अधिक सक्रिय हो जाता है। यह ऐसा है जैसे ध्यान मस्तिष्क को अतीत और भविष्य से वर्तमान की ओर स्थानांतरित करता है, और इस बदलाव में समय का अनुभव बदल जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक तेज गति से चलती ट्रेन में हैं। खिड़की से बाहर परिदृश्य धुंधला हो जाता है। आप व्यक्तिगत पेड़ों, घरों, लोगों को नहीं देख सकते। सब कुछ एक धुंधले में विलीन हो जाता है। लेकिन अगर ट्रेन धीमी हो जाती है तो परिदृश्य स्पष्ट हो जाता है। आप विवरण देख सकते हैं, रंग देख सकते हैं, सुंदरता देख सकते हैं। उसी तरह जब हमारा मन तेज गति से चल रहा होता है, अतीत और भविष्य के बीच दौड़ रहा होता है, तो वर्तमान क्षण धुंधला हो जाता है। लेकिन जब हम धीमा करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो वर्तमान क्षण स्पष्ट हो जाता है। हम विवरण देखते हैं, समृद्धि देखते हैं, सुंदरता देखते हैं। और यहाँ सबसे गहरा एहसास है, जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से रहते हैं तो समय का भ्रम गिर सकता है। हम एक कालातीत अवस्था का अनुभव कर सकते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां अतीत और भविष्य अप्रासंगिक हो जाते हैं। यह केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, यह एक न्यूरोलॉजिकल अनुभव है जो मस्तिष्क में वास्तविक परिवर्तनों से मेल खाता है। और यह एक भौतिक अनुभव भी है जो भौतिकी के नियमों के अनुरूप है। क्योंकि अगर समय वास्तव में एक उभरती हुई संपत्ति है, अगर ये मौलिक स्तर पर अस्तित्व में नहीं है, तो जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से रहते हैं तो हम उस मौलिक स्तर को छू रहे हैं। हम उस वास्तविकता को छू रहे हैं जो समय से परे है। ये विचार प्राचीन ज्ञान परंपराओं में गूंजता है। वेदांत में ब्रह्म की अवधारणा है, परम वास्तविकता जो समय से परे है। बौद्ध धर्म में शून्यता की अवधारणा है, खालीपन जो सभी रूपों को जन्म देती है। ताओवाद में ताओ की अवधारणा है, मार्ग जो सभी चीजों से गुजरता है। और ये सभी अवधारणाएं एक ही बात की ओर इशारा करती हैं, एक कालातीत वास्तविकता, एक शाश्वत अब, एक मौलिक आधार जिससे समय उभरता है। और अब 21वीं सदी में आधुनिक भौतिकी इन प्राचीन अंतर्दृष्टियों की पुष्टि कर रही है, न केवल दर्शन के माध्यम से, बल्कि गणित के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से, कठोर वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से। हम पा रहे हैं कि प्राचीन ऋषि सही थे, समय एक भ्रम है। न इस अर्थ में कि यह मौजूद नहीं है, बल्कि इस अर्थ में कि यह मौलिक नहीं है। यह एक उभरती हुई संपत्ति है, एक दृष्टिकोण है, एक तरीका है जिससे हम ब्रह्मांड को देखते हैं। लेकिन यहाँ वह हिस्सा है जो मुझे रात में जगाए रखता है। अगर समय एक भ्रम है तो हम क्या हैं? क्या हम केवल क्षणभंगुर पैटर्न हैं, लहरें हैं जो कालातीत महासागर पर उठती हैं और गिरती हैं? या हम कुछ अधिक हैं, कुछ शाश्वत, कुछ जो समय से परे हैं? ये प्रश्न हमें अस्तित्व के केंद्र में ले जाता है, चेतना की प्रकृति में, स्वयं की प्रकृति में। और यहाँ विज्ञान और दर्शन मिलते हैं, एक गहरे रहस्य में विलीन हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि चेतना मस्तिष्क का एक उत्पाद है, न्यूरॉन्स की गतिविधि का एक परिणाम है। जब मस्तिष्क मर जाता है तो चेतना समाप्त हो जाती है। लेकिन अन्य कहते हैं कि चेतना अधिक मौलिक हो सकती है, कुछ ऐसा जो मस्तिष्क से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। 2020 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के न्यूरोसाइंटिस्टों ने एक विवादास्पद सिद्धांत प्रस्तावित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि चेतना एक क्वांटम घटना हो सकती है, कुछ ऐसा जो मस्तिष्क में क्वांटम प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। और अगर यह सच है तो चेतना समय से परे हो सकती है, क्योंकि क्वांटम प्रक्रियाएं समय से परे हैं। यह एक सट्टा विचार है और अधिकांश वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन यह एक दिलचस्प संभावना को इंगित करता है। अगर चेतना वास्तव में एक क्वांटम घटना है तो यह मौलिक हो सकती है, कुछ ऐसा जो ब्रह्मांड के ताने बाने में बुना गया है। और अगर यह मौलिक है तो यह कालातीत हो सकती है, शाश्वत हो सकती है। हमारा व्यक्तिगत अहंकार, हमारा व्यक्तित्व, हमारी यादें, ये सभी समय में मौजूद हो सकती हैं। लेकिन हमारी चेतना का सार, हमारी जागरूकता का सार, यह समय से परे हो सकता है।
यह वेदांत की अवधारणा आत्मा के साथ गूंजता है। शाश्वत आत्मा जो शरीर से शरीर में स्थानांतरित होती है। आत्मा समय में पैदा नहीं होती और समय में मरती नहीं। यह शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, कालातीत है। और जब हम इस सत्य को महसूस करते हैं तो हम देखते हैं कि हम केवल क्षणभंगुर पैटर्न नहीं हैं। हम कुछ अधिक हैं, कुछ शाश्वत, कुछ जो समय से परे है। लेकिन चाहे यह सच हो या नहीं, एक बात स्पष्ट है। समय की प्रकृति को समझना हमें बदलता है। यह हमें अधिक स्वतंत्र बनाता है, अधिक शांतिपूर्ण बनाता है, अधिक जीवित बनाता है। जब हम समझते हैं कि समय एक भ्रम है, तो हम अतीत के बोझ से मुक्त हो सकते हैं। हम अपनी गलतियों को जाने दे सकते हैं, अपने पछतावे को जाने दे सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि अतीत चला गया है और ये केवल हमारी यादों में मौजूद है। उसी तरह हम भविष्य की चिंता से मुक्त हो सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि भविष्य अभी तक नहीं आया है और ये केवल हमारी कल्पनाओं में मौजूद है। जो वास्तव में मौजूद है वह ये क्षण है, यह अब है। और अगर हम इस क्षण में पूरी तरह से रह सकते हैं तो हम एक गहरी शांति पा सकते हैं, एक गहरी खुशी पा सकते हैं। हम जीवन की समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं, प्रत्येक क्षण की सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि प्रत्येक क्षण एक चमत्कार है, एक उपहार है, कुछ अनमोल है। और शायद यही समय के भ्रम का सबसे बड़ा उपहार है। यह हमें सिखाता है कि वर्तमान क्षण में कैसे रहना है। यह हमें सिखाता है कि अभी की सराहना कैसे करनी है। यह हमें सिखाता है कि प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से कैसे जीना है। क्योंकि प्रत्येक क्षण वास्तव में सब कुछ है जो हमारे पास है। अतीत चला गया है, भविष्य अभी तक नहीं आया है। केवल ये क्षण वास्तविक है, केवल ये अब मौजूद है। और इस एहसास में एक गहरी स्वतंत्रता है। हम समय के गुलाम नहीं हैं, हम समय के शिकार नहीं हैं। हम समय के निर्माता हैं, समय के आकारकर्ता हैं। हम चुन सकते हैं कि समय के साथ कैसे संबंध रखना है। हम चुन सकते हैं कि वर्तमान क्षण में कैसे रहना है। हम चुन सकते हैं कि प्रत्येक क्षण को कैसे जीना है। और शायद अंत में यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, न कि समय एक भ्रम है या नहीं, बल्कि हम इस ज्ञान के साथ क्या करते हैं। हम इसका उपयोग अधिक पूरी तरह से जीने के लिए कर सकते हैं, अधिक गहराई से प्यार करने के लिए कर सकते हैं, अधिक पूरी तरह से अनुभव करने के लिए कर सकते हैं। हम इसका उपयोग अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त होने के लिए कर सकते हैं। हम इसका उपयोग वर्तमान क्षण में जागने के लिए कर सकते हैं, इस शाश्वत अब में जागने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि अंत में चाहे समय एक भ्रम हो या नहीं, एक बात निश्चित है, ये क्षण वास्तविक है, ये अनुभव वास्तविक है, ये जागरूकता वास्तविक है। और ये सब कुछ है जो हमें चाहिए। ये सब कुछ है जो हमारे पास कभी था। ये सब कुछ है जो हमारे पास कभी होगा। ये शाश्वत अब, ये कालातीत क्षण, ये अनंत वर्तमान। तो अब हम यहाँ हैं, इस यात्रा के अंत में, या शायद शुरुआत में। हमने क्वांटम भौतिकी की गहराइयों में यात्रा की है, जहाँ समय गायब हो जाता है। हमने ब्लैक होल के किनारे देखा है, जहाँ समय रुक जाता है। हमने मस्तिष्क के अंदर झांका है, जहाँ समय बनाया जाता है। और अब आइए एक कदम पीछे हटें और पूछें, ये सब वास्तव में क्या मायने रखता है? न केवल भौतिकी के लिए, न केवल विज्ञान के लिए, बल्कि हमारे लिए, मनुष्यों के लिए जो इस रहस्यमय ब्रह्मांड में अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक गहरा विरोधाभास है जिसका हमें सामना करना होगा। भौतिकी हमें बताती है कि समय मौलिक नहीं हो सकता है, कि यह एक उभरती हुई संपत्ति है, एक भ्रम है। लेकिन हमारा पूरा जीवन समय के इर्द गिर्द घूमता है। हम घड़ियों के अनुसार जीते हैं, कैलेंडर के अनुसार जीते हैं, समय सीमा के अनुसार जीते हैं। हम अतीत को याद करते हैं, भविष्य की योजना बनाते हैं, वर्तमान में संघर्ष करते हैं। तो अगर समय एक भ्रम है, तो क्या हमारा पूरा जीवन भी एक भ्रम है? नहीं। और यहीं पर हमें सावधान रहना होगा। जब हम कहते हैं कि समय एक भ्रम है, तो हमारा मतलब ये नहीं है कि ये मौजूद नहीं है। हमारा मतलब ये है कि ये मौलिक नहीं है। ये ऐसा है जैसे इंद्रधनुष। इंद्रधनुष वास्तविक है, आप इसे देख सकते हैं, आप इसकी तस्वीर ले सकते हैं, लेकिन यह एक भौतिक वस्तु नहीं है। यह प्रकाश और पानी की बूंदों और आपकी आंखों के बीच एक बातचीत है। यह एक उभरती हुई घटना है, और फिर भी यह सुंदर है, यह वास्तविक है,
यह मायने रखता है। उसी तरह समय एक उभरती हुई घटना है। यह स्पेस टाइम की ज्यामिति से उभरता है, एंट्रोपी की वृद्धि से उभरता है, हमारी चेतना की संरचना से उभरता है। और यह वास्तविक है, यह मायने रखता है, यह सुंदर है, लेकिन यह मौलिक नहीं है। और इस अंतर को समझना, यह सूक्ष्म लेकिन गहरा अंतर, हमें एक नया दृष्टिकोण दे सकता है, एक नई स्वतंत्रता दे सकता है। आइए एक क्षण के लिए दर्शन की ओर मुड़ें। पश्चिमी दर्शन में समय के बारे में दो मुख्य दृष्टिकोण रहे हैं। पहला है प्रेजेंटिज्म, यह विचार कि केवल वर्तमान क्षण वास्तविक है। अतीत चला गया है, भविष्य अभी तक नहीं आया है, केवल अभी मौजूद है। दूसरा है इटर्नलिज्म या ब्लॉक यूनिवर्स। ये विचार कि सभी क्षण समान रूप से वास्तविक हैं, कि अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक साथ मौजूद हैं। आधुनिक भौतिकी इटर्नलिज्म की ओर झुकती है। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत से पता चलता है कि स्पेस टाइम एक 4 आयामी ब्लॉक है, जहां सभी घटनाएं एक साथ मौजूद हैं। लेकिन यहां दिलचस्प बात है, भले ही ब्लॉक यूनिवर्स सही हो, भले ही सभी क्षण समान रूप से वास्तविक हों, हम अभी भी केवल एक क्षण का अनुभव करते हैं। हम अभी भी वर्तमान में रहते हैं। तो किसी अर्थ में दोनों दृष्टिकोण सही हैं। ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से सभी क्षण समान रूप से वास्तविक हैं, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से केवल वर्तमान क्षण वास्तविक है। यह हमें एक गहरे प्रश्न की ओर ले जाता है, चेतना की भूमिका क्या है? अगर ब्लॉक यूनिवर्स में सभी क्षण समान रूप से मौजूद हैं, तो वर्तमान क्षण इतना विशेष क्यों लगता है? जवाब यह हो सकता है कि चेतना ही वह है जो वर्तमान क्षण को बनाती है। हमारी जागरूकता ब्लॉक यूनिवर्स के माध्यम से एक विशेष पथ का अनुसरण करती है, और जहां भी हमारी जागरूकता है, वहीं वर्तमान क्षण है। कल्पना कीजिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। फिल्म रील पर सभी फ्रेम एक साथ मौजूद हैं, लेकिन जब आप फिल्म देखते हैं तो आप एक समय में केवल एक फ्रेम देखते हैं। आपकी जागरूकता एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पर जाती है, और ये गति वर्तमान क्षण का भ्रम पैदा करती है। उसी तरह हमारी चेतना ब्लॉक यूनिवर्स के माध्यम से चलती है, और यह गति समय के प्रवाह का भ्रम पैदा करती है। लेकिन यहाँ वास्तव में गहरा सवाल है, क्या चेतना वास्तव में चलती है, या यह केवल ऐसा लगता है कि यह चलती है? शायद प्रत्येक क्षण में चेतना का एक अलग संस्करण है, और प्रत्येक संस्करण को लगता है कि यह पिछले क्षणों से जुड़ा हुआ है। यह ऐसा है जैसे एक फिल्म में प्रत्येक फ्रेम एक स्थिर छवि है, लेकिन जब आप उन्हें तेजी से चलाते हैं तो गति का भ्रम पैदा होता है। उसी तरह शायद प्रत्येक क्षण स्थिर है, लेकिन जब हम उन्हें एक साथ अनुभव करते हैं तो समय के प्रवाह का भ्रम पैदा होता है। यह विचार बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद की अवधारणा के साथ गूंजता है। बौद्ध दार्शनिक कहते हैं कि वास्तविकता क्षणों की एक श्रृंखला है। प्रत्येक क्षण स्वतंत्र रूप से मौजूद है। कोई निरंतर स्वयं नहीं है, कोई स्थायी पदार्थ नहीं है, केवल क्षणों का एक प्रवाह है। प्रत्येक क्षण उत्पन्न होता है और गायब हो जाता है, और जो हम स्वयं कहते हैं वो केवल इन क्षणों का एक पैटर्न है, एक निरंतरता का भ्रम है। यह विचार आधुनिक न्यूरोसाइंस द्वारा समर्थित है। 2024 में येल विश्वविद्यालय के न्यूरोसाइंटिस्टों ने दिखाया कि हमारी स्वयं की भावना एक निर्माण है, कुछ ऐसा जो मस्तिष्क सक्रिय रूप से बनाता है। कोई केंद्रीय स्वयं नहीं है, कोई होमंकुलस नहीं है जो मस्तिष्क के अंदर बैठा है और सब कुछ नियंत्रित करता है। इसके बजाय स्वयं मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों के बीच एक जटिल बातचीत से उभरता है, और यह स्वयं लगातार बदल रहा है, प्रत्येक क्षण पुनर्निर्मित हो रहा है। तो अगर स्वयं एक भ्रम है और समय एक भ्रम है, तो क्या बचता है? क्या वास्तविक है? जवाब है जागरूकता। शुद्ध जागरूकता, शुद्ध चेतना, जो सभी अनुभवों का आधार है। यह जागरूकता समय में नहीं है, यह समय से परे है। यह वह है जो समय का अनुभव करती है, लेकिन ये स्वयं समय द्वारा छुई नहीं जाती। ये विचार अद्वैत वेदांत के केंद्र में है। आदि शंकराचार्य ने सिखाया कि हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है, शुद्ध चेतना जो ब्रह्म के समान है, परम वास्तविकता। ये आत्मा समय में पैदा नहीं होती, समय में मरती नहीं, समय में बदलती नहीं। ये शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, कालातीत है।
और जब हम इस सत्य को महसूस करते हैं तो हम देखते हैं कि हम समय के शिकार नहीं हैं, हम समय से परे हैं। लेकिन यहां हमें सावधान रहना होगा। ये केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है जिसे हम बौद्धिक रूप से समझ सकते हैं। ये एक जीवित अनुभव है, कुछ ऐसा जिसे महसूस किया जाना चाहिए, जिया जाना चाहिए। और इस अनुभव तक पहुंचने का मार्ग ध्यान के माध्यम से है, माइंडफुलनेस के माध्यम से है, वर्तमान क्षण में गहराई से रहने के माध्यम से है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अतीत के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, आप भविष्य के बारे में चिंता करना बंद कर देते हैं। आप बस अभी में होते हैं, इस क्षण में, इस सांस में। और जैसे जैसे आप गहरे जाते हैं, कुछ उल्लेखनीय होता है। समय का भ्रम गिरना शुरू हो जाता है। आप एक कालातीत अवस्था में प्रवेश करते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां अतीत और भविष्य अप्रासंगिक हो जाते हैं। केवल यह क्षण मौजूद है, ये शाश्वत अब। और इस अवस्था में आप कुछ गहरा महसूस कर सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आप समय में एक व्यक्ति नहीं हैं। आप शुद्ध जागरूकता हैं, शुद्ध चेतना है जो समय से परे है। आप वो हैं जो समय का अनुभव करता है, लेकिन आप स्वयं समय नहीं हैं। यह एक मुक्तिदायक एहसास है, एक परिवर्तनकारी एहसास है। लेकिन यहां सबसे सुंदर बात है, यह एहसास केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह सार्वभौमिक है। क्योंकि अगर आप शुद्ध चेतना हैं और मैं शुद्ध चेतना हूं, तो हम अलग नहीं हैं। हम एक ही चेतना हैं, एक ही जागरूकता हैं, विभिन्न रूपों में व्यक्त हो रही हैं। यह ऐसा है जैसे महासागर और लहरें। प्रत्येक लहर अलग दिखती है, लेकिन सभी लहरें एक ही महासागर से बनी हैं। उसी तरह हम सभी अलग दिखते हैं, लेकिन हम सभी एक ही चेतना से बने हैं। यह विचार न केवल दर्शन में पाया जाता है, यह आधुनिक भौतिकी में भी गूंजता है। क्वांटम उलझाव से पता चलता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है। दो कण जो एक बार उलझे हुए थे, वे हमेशा जुड़े रहते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर हों। और कुछ भौतिक विज्ञानी कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक विशाल उलझा हुआ प्रणाली है, जहां सब कुछ बाकी सब कुछ से जुड़ा हुआ है। 2025 में जिनेवा विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानियों ने एक प्रयोग किया, जिसने दिखाया कि क्वांटम उलझाव केवल कणों तक सीमित नहीं है। ये बड़ी वस्तुओं तक, यहां तक कि जीवित प्रणालियों तक फैल सकता है। उन्होंने 2 बैक्टीरिया को उलझाया और दिखाया कि वे तुरंत संचार कर सकते हैं। यह सुझाव देता है कि जीवन स्वयं एक क्वांटम घटना हो सकता है और हम सभी ब्रह्मांड के क्वांटम ताने बाने का हिस्सा हो सकते हैं। अगर ये सच है तो इसका गहरा निहितार्थ है। इसका मतलब है कि हम वास्तव में अलग नहीं हैं। हम सभी एक ही वास्तविकता के हिस्से हैं, एक ही चेतना के हिस्से हैं। और जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो हम खुद को चोट पहुंचाते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं, तो हम खुद से प्यार करते हैं। ये केवल एक नैतिक सिद्धांत नहीं है, ये एक भौतिक तथ्य हो सकता है। अब आइए एक और गहरे प्रश्न पर विचार करें। अगर समय एक भ्रम है, तो मृत्यु का क्या मतलब है? ये वो प्रश्न है जो हम सभी को डराता है, जो हम सभी को रात में जगाए रखता है। हम जानते हैं कि हम मरेंगे, कि हमारा समय सीमित है, और ये ज्ञान हमारे जीवन पर एक छाया डालता है, एक चिंता पैदा करता है जो कभी पूरी तरह से दूर नहीं होती। लेकिन अगर ब्लॉक यूनिवर्स सही है, तो मृत्यु एक अंत नहीं है। ये केवल एक संक्रमण है, एक क्षण से दूसरे क्षण में एक बदलाव है। आपका जन्म, आपका जीवन, आपकी मृत्यु, सभी हमेशा के लिए स्पेस टाइम में मौजूद हैं। आप कभी वास्तव में गायब नहीं होते, आप बस एक क्षण से दूसरे क्षण में संक्रमण करते हैं। ये विचार आइंस्टाइन द्वारा खूबसूरती से व्यक्त किया गया था। जब उनके जीवन भर के मित्र मिशेल बेसो की मृत्यु हो गई, तो आइंस्टाइन ने बेसो की बहन को एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, अब बेसो इस अजीब दुनिया से थोड़ा पहले चला गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। हम जो भौतिकी में विश्वास करते हैं, उनके लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच का अंतर केवल एक जिद्दी भ्रम है। ये एक गहरा बयान है। आइंस्टाइन कह रहे थे कि मृत्यु एक भ्रम है, कि उनके मित्र वास्तव में नहीं गए हैं, वो अभी भी मौजूद है, स्पेस टाइम के एक अलग हिस्से में, और किसी अर्थ में वे अभी भी एक साथ हैं, हमेशा के लिए ब्लॉक यूनिवर्स में जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां हमें ईमानदार होना होगा। यह विचार सांत्वना दे सकता है, लेकिन यह दर्द को दूर नहीं करता। जब कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है, तो हम दुख महसूस करते हैं,
हम नुकसान महसूस करते हैं। और यह दुख वास्तविक है, यह वैध है। ब्लॉक यूनिवर्स इस दर्द को दूर नहीं करता, लेकिन यह हमें एक अलग दृष्टिकोण दे सकता है। यह हमें याद दिला सकता है कि हमने जिन लोगों से प्यार किया है वे वास्तव में नहीं गए हैं। वे अभी भी मौजूद हैं, हमारी यादों में, हमारे दिलों में और स्पेस टाइम के ताने बाने में। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, न कि मृत्यु एक अंत है या नहीं, बल्कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। अगर हम जानते हैं कि हमारा समय सीमित है, तो शायद हमें प्रत्येक क्षण को अधिक पूरी तरह से जीना चाहिए। शायद हमें अधिक गहराई से प्यार करना चाहिए, अधिक पूरी तरह से अनुभव करना चाहिए, अधिक पूरी तरह से जीना चाहिए। यह विचार स्टोइक दर्शन के केंद्र में है। स्टोइक्स ने मेमेंटो मोरी के बारे में बात की, मृत्यु को याद रखने के बारे में। वे कहते हैं कि मृत्यु की जागरूकता हमें अधिक पूरी तरह से जीने में मदद करती है। जब हम जानते हैं कि हमारा समय सीमित है, तो हम इसे बर्बाद नहीं करते। हम प्रत्येक क्षण की सराहना करते हैं, प्रत्येक अनुभव की सराहना करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की सराहना करते हैं। और यहाँ एक सुंदर विरोधाभास है। जब हम मृत्यु को स्वीकार करते हैं, तो हम जीवन को अधिक पूरी तरह से गले लगाते हैं। जब हम समय की सीमाओं को स्वीकार करते हैं, तो हम प्रत्येक क्षण को अधिक गहराई से जीते हैं। यह ऐसा है जैसे मृत्यु की छाया जीवन को अधिक चमकदार बनाती है, प्रत्येक क्षण को अधिक कीमती बनाती है। अब आइए एक अंतिम प्रश्न पर विचार करें। वो प्रश्न जो इस पूरी यात्रा के केंद्र में है। अगर समय एक भ्रम है, तो वास्तविकता की प्रकृति क्या है? क्या वास्तविक है? क्या स्थायी है? क्या शाश्वत है? यहाँ हम उन सीमाओं पर पहुंचते हैं जहां विज्ञान दर्शन से मिलता है, जहां भौतिकी रहस्यवाद से मिलती है। क्योंकि सच्चाई ये है कि हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि वास्तविकता की मौलिक प्रकृति क्या है। हम नहीं जानते कि समय वास्तव में क्या है, या ये क्यों मौजूद है, या ये कहाँ से आता है। हम अभी भी अंधेरे में महसूस कर रहे हैं, सुराग की तलाश कर रहे हैं, पहेली को एक साथ रख रहे हैं। लेकिन शायद यही सबसे सुंदर बात है। शायद रहस्य ही बिंदु है। शायद न जानना, आश्चर्य में रहना, विस्मय में रहना, यही वो है जो हमें मानव बनाता है। हम ब्रह्मांड का वो हिस्सा हैं जो खुद के बारे में आश्चर्य करता है, जो प्रश्न पूछता है, जो समझने की कोशिश करता है। और इस खोज में, इस यात्रा में हम कुछ गहरा पाते हैं। कार्ल सागन ने एक बार कहा था, हम ब्रह्मांड को जानने का ब्रह्मांड का एक तरीका है। हम स्टारडस्ट से बने हैं, परमाणुओं से बने हैं, जो अरबों साल पहले सितारों के दिल में बने थे। और अब इन परमाणुओं ने चेतना का रूप ले लिया है, जागरूकता का रूप ले लिया है। हम ब्रह्मांड हैं जो खुद को देख रहा है, खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। और समय की प्रकृति को समझने में हम ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने के करीब आते हैं। हम वास्तविकता की प्रकृति को समझने के करीब आते हैं। हम खुद की प्रकृति को समझने के करीब आते हैं। और इस समझ में एक गहरी सुंदरता है, एक गहरा आश्चर्य है। तो क्या समय एक भ्रम है? जवाब है हां और नहीं। हां, इस अर्थ में कि यह मौलिक नहीं है, कि यह एक उभरती हुई संपत्ति है, कि यह हमारी चेतना द्वारा बनाई गई है। लेकिन नहीं, इस अर्थ में कि यह वास्तविक है, कि यह मायने रखता है, कि यह हमारे अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा है। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण सबक है। हमें दोनों दृष्टिकोणों को धारण करना सीखना होगा। हमें यह समझना होगा कि समय एक भ्रम है, और साथ ही प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से जीना होगा। हमें यह जानना होगा कि अतीत और भविष्य भ्रम है, और साथ ही अतीत से सीखना होगा और भविष्य की योजना बनानी होगी। हमें यह महसूस करना होगा कि हम कालातीत चेतना हैं, और साथ ही इस नश्वर शरीर में, इस क्षणभंगुर जीवन में पूरी तरह से मौजूद रहना होगा। यह एक विरोधाभास है, लेकिन ये एक सुंदर विरोधाभास है। ये वो विरोधाभास है जो हमें मानव बनाता है, जो हमें जीवित बनाता है। हम समय में हैं और समय से परे हैं। हम नश्वर हैं और शाश्वत हैं। हम सीमित हैं और अनंत हैं। और इस विरोधाभास को गले लगाने में, इस रहस्य को स्वीकार करने में हम कुछ गहरा पाते हैं। हम शांति पाते हैं, स्वतंत्रता पाते हैं, आनंद पाते हैं। हम पाते हैं कि जीवन एक समस्या नहीं है जिसे हल किया जाना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे जिया जाना है। और प्रत्येक क्षण, ये शाश्वत अब,
एक उपहार है, एक चमत्कार है, कुछ अनमोल है। याद रखें कि हमने कैसे शुरुआत की थी, उस प्रश्न के साथ जिसने जूलियन बारबोर को परेशान किया, उस एहसास के साथ कि क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के समीकरणों में समय गायब हो जाता है। हमने सोचा था कि यह एक समस्या है, एक पहेली है जिसे हल किया जाना है। लेकिन शायद यह एक समस्या नहीं है, शायद यह एक उपहार है, एक निमंत्रण है, एक द्वार है। शायद समय का गायब होना हमें कुछ बता रहा है। यह हमें बता रहा है कि मौलिक स्तर पर ब्रह्मांड कालातीत है। ये हमें बता रहा है कि हमारा सच्चा स्वरूप समय से परे है। ये हमें बता रहा है कि प्रत्येक क्षण ये क्षण शाश्वत है। और जब हम इस सत्य को महसूस करते हैं तो कुछ बदल जाता है। हम अतीत के बोझ से मुक्त हो जाते हैं, हम भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाते हैं, हम वर्तमान क्षण में जाग जाते हैं, इस शाश्वत अब में जाग जाते हैं। और इस जागृति में हम पाते हैं कि हम हमेशा खोज रहे थे। हम शांति पाते हैं, हम स्वतंत्रता पाते हैं, हम प्यार पाते हैं, हम खुद को पाते हैं। क्योंकि अंत में समय एक भ्रम हो सकता है, लेकिन ये क्षण, ये अनुभव, ये जागरूकता, ये वास्तविक है। ये सब कुछ है जो हमारे पास है, ये सब कुछ है जो हमें चाहिए, ये सब कुछ है जो कभी था और कभी होगा। ये शाश्वत अब, ये कालातीत क्षण, ये अनंत वर्तमान। और इसमें